Hello friends. Let's start with the revision part of your SCMP. Today we are going to revise the first topic, that is Introduction to Strategic Cost Management. आपने मेरा अगर रेगुलर लेक्चर लिया रहेगा या फिर आपने पेन ड्राइव लिया रहेगा तो मैंने काफी बार बोला था कि एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करने के लिए कुछ रिवीजन लेक्चर्स मैं आपको दूंगा, जिसमें 15-20 आवर्स के ऑलमोस्ट आपका एंटायर सिलेबस रिवाइज हो जाएगा. So in these lectures, we are going to revise your theoretical part as well as some important practical part. Now friends, as you are aware that कि SCMP में almost 50% weightage theory का है and 50% practical का है. तो बॉस we are going to start with the theory first. कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं पहले थियरी आपको सिखाऊंगा, उसके बाद उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है that we are going to discuss. Now topic wise इसका रिवीजन रहेगा. Today we are going to revise the first topic, that is introduction. Next, daily or in the gap of one day, I am going to upload these lectures on YouTube channel of V-Smart Academy. And very important point, friends, for notes, very important point, for notes, here Telegram channel link is there, continuously वो नीचे आ रहा है. From that you can download the notes free of cost. ये सारे notes आपके लिए अवेलेबल है. लेक्चर जैसे अपलोड होएगा इमीडिएटली उसका ये जो आपका थियरी नोट्स है वो अपलोड होएगा. ठीक है, टॉपिक वाइज लेक्चर भी और ये नोट्स भी टॉपिक वाइज आपको वहां पे मिल जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलमोस्ट 120-130 पेजेस के अंदर पूरा थियरी इसका रिवाइज हो जाएगा आपका. एटलीस्ट 2 बार भी अगर आपने अभी एग्जाम के पहले, दिस लेक्चर आर वेरी हेल्पफुल फॉर दिस नवंबर 2020 अटेम्प्ट. ऑब्वियसली आगे वाले स्टूडेंट भी इसको देख ही सकते हैं, लेकिन अभी टाइम कम है, जल्दी से आपको रिवाइज करना है और गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है. जिनका मई अटेम्प्ट था कैंसिल होकर अभी नवंबर आ गया, तो फटाफट से अगर आपको रिवाइज करना है तो ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल है. एंड स्पेशली ये जो थियरी नोट्स है वो बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है. तो आराम से ये 2 बार आप अच्छे से पढ़िएगा, लेक्चर देखिएगा अच्छे से, ये 2 बार थियरी पढ़िएगा. ठीक है, तो इट विल बी सफिशिएंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेन जो नोट्स है वो किया रहेगा या फिर इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल वो आपने किया रहेगा. बस आपको अभी एग्जाम के पहले 15-20 आवर्स का प्लानिंग चाहिए. तो हियर आई एम गोइंग टू कवर कंसेप्चुअली थियरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. नाउ फ्रेंड्स, माय मेन फोकस इज ऑन फ्रेंड्स कंसेप्ट. कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको करवा दूंगा, रट्टा जरूरत नहीं है, पूरा थियरी हम लोग कंसेप्चुअली सीखेंगे. ठीक है, चलिए सर, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आपको अभी समझ गया कि कौन से स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है. जिन्होंने रेगुलर लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है या फिर फास्ट ट्रैक किसी का किया रहेगा, मेरा किया रहेगा या फिर रेगुलर लेक्चर किया रहेगा, एग्जाम के पहले 15-20 घंटे में रिवाइज करना है, तो ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है. या फिर जिनका अटेम्प्ट बहुत दूर है और ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो टाइम टू टाइम अगर ये लेक्चर्स देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट टॉपिक देयर आर ओनली 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन योर स्टडी मटेरियल. ठीक है, केस स्टडी छोड़ दीजिएगा. अगर आपने थियरी अच्छे से किया तो केस स्टडी आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी इज नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ दिस थियरी. तो फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन. आपके स्टडी मटेरियल में सिर्फ 8 क्वेश्चन है, दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, मैं लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि कौन सा थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं एक बार पढ़ के, वो मैं आपको बता दूंगा. तो ये पहला कंसेप्ट है जो आप इग्नोर कर सकते हो. पहला कंसेप्ट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है आउट ऑफ 8 क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है. ठीक है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके क्या लिमिटेशन है. ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है. अब ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट कर रहा हूं. भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में पॉइंट इज दैट यू आर गोइंग टू कलेक्ट द कॉस्ट, यू आर गोइंग टू कलेक्ट द ओवरहेड एंड यू आर गोइंग टू चार्ज दैट कॉस्ट एंड ओवरहेड टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज. जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, उसको कॉस्ट अलोकेट करना, ये प्राइमरी फोकस था आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वाज कि सबसे पहले तो भाई स्टैंडर्ड सेट करो, एक्चुअल के साथ कंपेयर करो,
स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं वरायंसेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वरायंस टेक सम मैनेजरियल एक्शन। तो प्राइमरी फोकस यही था, कॉस्ट कलेक्ट करना, कॉस्ट अलोकेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल के साथ कंपेयर करना। वरायंस अगर आता है तो कुछ वरायंस के बाद रेमिडियल एक्शन आपको लेना था। तो ये था आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। देर आर लिमिटेशन, देर आर आई थिंक 7 to 8 लिमिटेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला लिमिटेशन डिस्कस करता हूं, फोकस वॉज ओनली कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बस फोकस यही था भाई, मैं मेरे कॉस्ट कंट्रोल करूं, कॉस्ट कम करूं, सो दैट मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इनका नैरो थिंकिंग ये था कि भाई कॉस्ट कम किया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो दे आर फोकसिंग ओनली ऑन इंटरनल फैक्टर, ये उनकी कॉस्ट कंट्रोल करे, यानी ये किस पे फोकस करे, दे आर फोकसिंग ओनली ऑन इंटरनल फैक्टर, दे इग्नोर द एक्सटर्नल फैक्टर। लाइक अभी एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आएगा, कस्टमर्स आएंगे आपके, एक्सटर्नल फैक्टर में मार्केट आएगा, कंपटीशन आएगा आपका एक्सटर्नल मार्केट में। तो ये जो एक्सटर्नल फोकस है ये भी आपको नहीं होता है इन दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग। चलिए सर, तीसरा पॉइंट था कि समटाइम इट लीड्स टू इंफेरियर क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये क्यों इंफेरियर क्वालिटी फाइनल प्रोडक्ट का बन सकता है, तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए बोला, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए बोला, तो आपने क्या किया, थोड़ा कम क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज किया। एंड एज यू आर अवेयर दैट गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट, तो खराब क्वालिटी का रॉ मटेरियल डालेगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी खराब ही आएगा, ठीक है। तो समटाइम फाइनल प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो इंफीरियर हो सकता है। नेक्स्ट, इट फेल्स टू टेक इनटू कंसीडरेशन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द न्यू बायर, डायनेमिक बायर, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू बायर कस्टमर ये इग्नोर करता है, ठीक है। हम लोग सेकंड टॉपिक में पढ़ने वाले पुश सिस्टम एंड पुल सिस्टम। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या फॉलो करता है, पुश सिस्टम फॉलो करता है। मैंने ये मैन्युफैक्चर किया, कस्टमर को यही परचेस करना पड़ेगा। लेकिन सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है पुल सिस्टम। पुल सिस्टम का मतलब क्या है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैन्युफैक्चर करना है। जी हाँ मालिक, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये मैन्युफैक्चर करना है। तो एक्सपेक्टेशन जो मॉडर्न कस्टमर है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वाज मेनली फोकसिंग ऑन अकाउंटिंग डेटा एंड समटाइम अकाउंटिंग डेटा कैन बी मिसलीडिंग। नेक्स्ट, इसका जो लिमिटेशन था, फोकस वाज ओनली इंप्रूव द प्रेजेंट प्रोसेस और प्रेजेंट सिस्टम। बस इसका यही फोकस था, मैं जो कर रहा हूं वो बहुत अच्छे से कर रहा हूं और उसको मैं इंप्रूव कैसे करूं, ठीक है। लेकिन आप जो कर रहे हो उस पर क्वेश्चन नहीं है। जैसे हम लोग आगे देखने वाले हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइनिंग एक्सेट्रा, या फिर प्रोसेस इनोवेशन, वहां पे देखने वाले जो हमने पहले किया था वो सब गलत है। स्क्रैच, क्लीन द स्लेट, जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, तो ये अप्रोच है ही नहीं। मैं जो करते आ रहा हूं उसको मैं कैसे इंप्रूव करूं, ये मेथड फोकस करता है। लेकिन भाई आपको ये नहीं पता चला कि क्या मैं प्रेजेंट करूं वो बराबर है या नहीं है, बस मुझे उसको इंप्रूवाइज करना है। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या रहेगा भाई, 100% मैं नया क्या करूं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद है ये प्रोएक्टिव है, सॉरी रिएक्टिव अप्रोच है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इसका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म पे है। जी हाँ मालिक, इसका जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म फोकस है। तो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था, ट्रेडिशनल जो कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो और लिमिटेशन दो। हार्डली ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो हमने देख लिया ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम क्या कर रहा था। ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम सिर्फ कर रहा था भाई कॉस्ट कलेक्ट किया और कॉस्ट एपोर्शन किया, स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, वैरिएंसेस फाइंड किया। ये पहला लाइन आप लिखेंगे अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो। उसके लिमिटेशन क्या है, बॉस लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन है फोकस इज ओनली ऑन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन मेन इसका फोकस था। इंटरनल फोकस है, एक्सटर्नल फोकस नहीं है। दैट इज एक्सटर्नल में क्या आएगा, कस्टमर पे फोकस नहीं है, मार्केट पे फोकस नहीं, ग्रोथ पे फोकस इसका नहीं है। समटाइम क्वालिटी खराब होएगा क्योंकि कॉस्ट कम करना है आपको। एक्सपेक्टेशन ऑफ नए कस्टमर के ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते। डायनेमिक कस्टमर है, ठीक है, मॉडर्न कस्टमर है, इसके एक्सपेक्टेशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ये रिलाय करता है अकाउंटिंग डेटा पे एंड समटाइम अकाउंटिंग डेटा विल बी द मिसलीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, बॉस इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था कि ये रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि भाई ये शॉर्ट टर्म फोकस है, लॉन्ग टर्म फोकस नहीं है। एंड लास्ट लिमिटेशन इज दैट प्रेजेंट सिस्टम को ही वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट सिस्टम को क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा है, प्रेजेंट सिस्टम को ही थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे। जैसे हम लोग आगे देखने वाले काइजन कॉस्टिंग, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहो,
ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। चलेगा, अब अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एवरीवन प्लीज कम टू दैट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट की तरफ आइएगा सब लोग। जी हाँ सर, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट कर दिया। आप स्टडी मटेरियल का सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलग रखा है, कॉस्ट मैनेजमेंट अलग रखा है। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज करो। क्या यूज करना है? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको यूज करना है टू इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। क्या जबरदस्त पॉइंट है बॉस। क्या यूज करना है? कॉस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक आपको यूज करना है सो दैट आपका जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो आपको इंप्रोवाइज करना है। ठीक है, एंड एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एंड ऑल्सो इट कंट्रोल द कॉस्ट। तो जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग है या ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यहां पे कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन ये प्राइमरी फोकस था। यहां पे कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन ये तो फोकस है ही। एडवांस में क्या है? कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इंप्रोवाइज करना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में आपको दिया है कि यस दे आर गोइंग टू कंट्रोल द कॉस्ट, लेकिन इसका स्कोप सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल पे लिमिटेड नहीं है। फिर क्या है बॉस? इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है टू अचीव द सस्टेनेबल, ध्यान से सुनना, ये वर्ड आनी चाहिए आपके पेपर में, टू अचीव द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या बात है? टू अचीव द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, आगे बहुत डिटेल में ये डिस्कस होने वाला है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आपको मिलेगा। इसमें दो पार्ट है बॉस। पहला पार्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपका प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रोडक्ट थोड़ा सुपेरियर होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, अगर आप कॉस्ट मैनेज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम रहेगी एज कंपेयर टू आपका कॉम्पिटिटर। तो उसके कुछ बेनिफिट्स है। आगे एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें मैं डिटेल में ये कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो बॉस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? जल्दी बताइएगा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है बॉस? यूज करना है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। किसके लिए? स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपको इंप्रूव करना है एंड ऑल्सो कॉस्ट कंट्रोल करना है। तो फोकस क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करने के साथ साथ इसका फोकस है भाई लॉन्ग टर्म मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो तरीके से आ सकता है। प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट करो, सुपेरियर प्रोडक्ट कीजिएगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कॉस्ट लीडरशिप। ऑब्वियसली कॉस्ट अगर आप कंट्रोल करते हो तो आपका कॉस्ट और कॉम्पिटिटर का कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। आपकी कॉस्ट अगर कम आती है तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट था आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। आपके स्टडी मटेरियल में तीसरा क्वेश्चन था कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी हाँ मालिक, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट we are going to divide into three part. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू थ्री पार्ट। सबसे पहला कंपोनेंट है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस विद इन इट्स इंडस्ट्री। आपके इंडस्ट्री में आपके कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन क्या है वो एनालाइज करना, ये आपका पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट है आपका कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। मालिक ध्यान में रखना पड़ेगा ये कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल, क्या देखने वाले? एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर एंड स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है। अगर आप प्लेन स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल से ये आपको सिंपल करने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट, और तीसरा था वैल्यू चेन एनालिसिस, जो ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, तो बॉस वी आर डिस्कसिंग, क्या डिस्कस करें बॉस? कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। पहला कंपोनेंट क्या है? स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। यहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर आपको ये चेक करना है बॉस। हियर यू हैव टू चेक हाउ डिफरेंटली वैल्यूज आर क्रिएटेड। ध्यान से सुना, क्या बोलो? हाउ डिफरेंटली वैल्यूज आर क्रिएटेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। आपने वैल्यूज कैसे क्रिएट किए हैं, आपने कैसे इंप्रोवाइजेशन किया है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। एंड सेकेंड, फैक्टर दैट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द कंपनी। आपके पोजीशन कंपनी का किस फैक्टर से अफेक्ट करेगा? तो तीन फैक्टर हो सकते हैं इसमें। एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल एनवायरमेंट है, और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। एक हो गया एक्सटर्नल फैक्टर,
एक हो गया आपका इंटरनल फैक्टर, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू और कल्चर एंड सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, कल्चर एंड सिस्टम का एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, टाटा ग्रुप, ठीक है बॉस। ये जो टाटा ग्रुप है, इनका फोकस बॉस आप अगर चेक करेंगे तो एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन इज अ कोर फोकस ऑफ दिस टाटा ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज, इसका वैल्यूज है, इनका ये कल्चर है, इनका ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये अफेक्ट करेगा आपका पोजीशन। 3 फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एज वेल एज आपके जो वैल्यूज है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो सिस्टम है, इससे आपके कंपनी का स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है वो आइडेंटिफाई होगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, ठीक है। समझ गया। तो पहला पार्ट हमने कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट समझ लिया कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टैंडिंग है इंडस्ट्री में, वो हमने चेक किया। ये स्टैंडिंग 3 फैक्टर से अफेक्ट करेगा, याद रखना। ये स्टैंडिंग 3 फैक्टर से अफेक्ट करेगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट और आपके वैल्यूज, आपकी सिस्टम और आपके जो कल्चर है, इससे ये डिफाइन करेगा, ठीक है। अब आगे जाते बॉस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। बॉस ये कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या है, ये हम लोग आगे देखने वाले। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, लेकिन यहां पे मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं अबाउट द कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जो लोग इंटरमीडिएट में न्यू सिलेबस से आए हुए हैं, उनको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी इंटरमीडिएट में कवर किया था, ठीक है। याद रखना बॉस, इंटरमीडिएट में आपने ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी कवर किया था, इसलिए न्यू सिलेबस से ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग निकाल दिया है और उसका जो आगे का पार्ट है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो हमको कवर करना है। तो यहां पे हमने क्या स्टेप देखा था, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आगे के टॉपिक में भी रिलेवेंस है, डिटेल में आगे देखने वाले। ये टॉपिक को समझने के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड अपोर्शन करने का एक अल्टरनेटिव मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसको हम लोग एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते थे, और यहां पे एक अलग मेथड से ओवरहेड प्रोडक्ट को चार्ज करना है, अलोकेट करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। वी आर गोइंग टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला है आपका डिफाइन एक्टिविटी। जी हाँ मालिक, डिफाइन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या है बॉस? एक्टिविटी का मतलब जो स्टेप्स आप परफॉर्म करते हो, राइट फ्रॉम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल टिल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर आफ्टर सेल सर्विसेज, जो जो स्टेप्स आप परफॉर्म करते हो, दीज आर ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है बॉस। एक्टिविटी में मैं सिंपल रख रहा हूं, एक्टिविटी कौन सा हो सकता है बॉस? सबसे पहला एक्टिविटी है सपोज आपका ऑर्डरिंग एक्टिविटी। जी हाँ मालिक, फर्स्ट एक्टिविटी इज ऑर्डरिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट इज अ सेटअप एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी इज इंस्पेक्शन एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी इज इंस्पेक्शन एक्टिविटी, नेक्स्ट डिस्पैच डिलीवरी। ये आपके सपोज एक्टिविटीज के कुछ बेसिक एग्जांपल है। तो पहला स्टेप है आप एक्टिविटी क्या परफॉर्म करते हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है बॉस। आपका जो सेकंड स्टेप है डिफाइन या फिर कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट। जी हां, आपको टोटल ओवरहेड कॉस्ट में सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि भाई ऑर्डरिंग को कितना कॉस्ट लगा है, सेटअप का कितना कॉस्ट है, इंस्पेक्शन का कितना कॉस्ट है, क्वालिटी इंस्पेक्शन या फिर डिलीवरी का आपको कितना कॉस्ट लगा है। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज योर सेकंड स्टेप बॉस। आपका जो तीसरा स्टेप है डिफाइन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। जी हां, डिफाइन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। अब जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं ना कॉस्ट ड्राइवर, तो ये रिलेटेड है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिफाइन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर बॉस, हर एक एक्टिविटी का जो ड्राइवर है वो डिफरेंट रहता है। अब ड्राइवर क्या रहता है? एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर विच कॉजेज अ चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, जिसके वजह से एक्टिविटी की कॉस्ट चेंज होती है। उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे, उस फैक्टर को हम लोग बोलेंगे एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूं, ब्लू पेन से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फटाफट से सर जी, सेटअप जो एक्टिविटी है उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ सेटअप्स। इंस्पेक्शन का बॉस नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डिलीवरी, तो नंबर ऑफ डिलीवरी। तो ध्यान से सुनना, कॉस्ट ड्राइवर क्या है बॉस? कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो एक्टिविटी की कॉस्ट है वो चेंज होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने बढ़ा दिया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा बॉस। आपने अगर आपका जो सेटअप्स है
ठीक है, वो सेटअप्स बढ़ा दिया या सेटअप्स कम कर दिया, इट विल अफेक्ट द सेटअप कॉस्ट। प्रोडक्शन रन, एवरी टाइम अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो मशीन आपको सेट करना पड़ेगा, तो वो चेंज करेगा। सर इंस्पेक्शन बढ़ा दिए तो इंस्पेक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा। नंबर ऑफ डिलीवरीज, अगर आप डिलीवरी करते हो कम कम लॉट में डिलीवरी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका डिलीवरी का एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रहता है आपका कॉस्ट ड्राइवर। तो हम लोगों ने अब तक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के 3 स्टेप डिस्कस किए। सबसे पहला स्टेप था डिफाइन एक्टिविटी, सेकंड स्टेप था एक्टिविटी की कॉस्ट कैलकुलेट करो, तीसरा स्टेप था डिफाइन कॉस्ट ड्राइवर, हर एक एक्टिविटी का यूनिक कॉस्ट ड्राइवर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज दैट बॉस कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। एंड वेरी सिंपल, एक्टिविटी की कॉस्ट जो थी उसको डिवाइड करना है यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से, इसका आएगा आपका आंसर एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। एंड लास्ट वन, allocate the activity cost to the product। एक्टिविटी की कॉस्ट आपको प्रोडक्ट को अलोकेट करना है, कौन से बेसिस पे, जिस जिस प्रोडक्ट ने जिस जिस एक्टिविटी का जितना जितना सर्विस लिया है अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू अलोकेट द कॉस्ट। ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। एक्टिविटी डिफाइन किया, एक्टिविटी की कॉस्ट कैलकुलेट किया, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया, कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैलकुलेट किया, और जैसे जैसे प्रोडक्ट ने एक्टिविटी का सर्विस लिया है वैसे वैसे आपने वो चार्ज किया। ठीक है, तो ये था आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें हमें यूजफुल कंसेप्ट है यहां पे। बॉस कंसेप्ट क्या है यहां पे, कॉस्ट ड्राइवर को हमें एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया कॉस्ट ड्राइवर क्या है। हर एक एक्टिविटी का यूनिक कॉस्ट ड्राइवर रहेगा जिसकी वजह से एक्टिविटी की कॉस्ट चेंज होगी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल जो कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था वहां पे जो कॉस्ट ड्राइवर रहता था वो सिर्फ वॉल्यूम रिलेटेड रहता था। अच्छा, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर का रेट याद आ रहा है तो हम लोग कैलकुलेट करते थे मशीन ओवर रेट, लेबर ओवर रेट, यूनिट रेट, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंडेंट था, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट था। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओवरहेड बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो आपका ओवरहेड कम होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सारे की सारे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं सर जी, सारे की सारे एक्टिविटी की कॉस्ट वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। सारे की सारे एक्टिविटी की कॉस्ट वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। वॉल्यूम पे डिपेंडेंट का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वही प्रोपोर्शन में एक्टिविटी का कॉस्ट या फिर ओवरहेड का कॉस्ट बढ़ेगा। आई गिव वन सिंपल एग्जांपल जो आपके स्टडी मटेरियल में दिया है, एन एग्जांपल इज ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है बॉस, आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, ठीक है, हर एक बैच में आप इंस्पेक्शन कर रहे हो सो दैट आप क्वालिटी चेक करेंगे। लेकिन बॉस आपने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बढ़ा दिया, वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, आउटपुट नहीं बढ़ाया, आपने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बढ़ा दिया। एक बैच में पहले आप एक बार इंस्पेक्शन करते थे, अब एक बैच में आप 10 बार इंस्पेक्शन कर रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट्स उतना है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, फिर भी आपकी एक्टिविटी की कॉस्ट चेंज हुई। इसलिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग में और यहां पे डिफरेंस क्या है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में बॉस आप कंसीडर करते थे एक ही वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स, लेकिन अलग भी है। अब ये जो कॉस्ट ड्राइवर है इसकी 2 कैटेगरी है, और ये 2 खूंखार कैटेगरी है जो समझने में बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप आपका स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल 2 पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कौन से 2 पॉइंट है? पहला पॉइंट है बॉस स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, और नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। बॉस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलो, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। अगर मैं थियरी पढ़ूंगा, ठीक है बॉस, ये लेक्चर में मैं लाइन टू लाइन थियरी पढ़ूंगा और उसका हिंदी में अनुकरण करूंगा, ऐसा नहीं है सर। ठीक है, मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओके बॉस, जो कंसेप्ट है वो दिमाग में गया, जो कंसेप्ट है वो दिमाग में गया तो ही आप थियरी लिख सकते हो। एंड प्लीज रट्टा मत मारिए, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझा तो ही आप थियरी लिख सकेंगे। एंड फ्रेंड्स, रट्टा मार के फायदा क्यों नहीं है, जो केस स्टडी आपको आएगा वो आपको रिपीटेटिव केस स्टडी तो नहीं आएगा। जो आपके स्टडी मटेरियल में केस स्टडी दिया है वो रट्टा मार के गए, एग्जाम में तो कुछ नया ही आने वाला है। तो बेसिकली मेरे जो लेक्चर्स रहते हैं बॉस, मैं प्रिंसिपली फोकस करता हूं पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा तो बॉस 100% आप वो लिख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा ये रट्टा मारो या फिर ये पैराग्राफ आपको याद रखना है, फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। और इतना इंटरेस्टिंग थ्योरी आपका एससीएमपी का कि बॉस आपको रट्टे का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज 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 रट्टा छोड़ दे, कंसेप्ट पकड़, कंसेप्चुअली समझना है हमें तो ही आप थ्योरी लिख के आएंगे। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट
50% ऑलमोस्ट पेपर आपको थ्योरी और केस स्टडी पे आएगा, और प्रैक्टिकल जो 50% ही आने वाला है। और स्टूडेंट बस लगे हुए हैं कि भाई मैं प्रैक्टिकल के ये सम सॉल्व करूं, मैं प्रैक्टिकल के ओल्ड सिलेबस का पीएम सॉल्व करूं, ओल्ड सिलेबस का एसएम सॉल्व करूं। बॉस आप चेक कर लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहे, ओल्ड सिलेबस का यहां पे कोई भी संबंध नहीं है। हार्डली 6-7 में से एक आधा क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिलेवेंस आता है ओल्ड सिलेबस का, लेकिन टाइम वेस्ट है अगर आप ओल्ड सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। एंड आप प्रैक्टिकली कितना स्ट्रांग कर लो, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है 50%, ओनली 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको स्कोर हाईएस्ट करना है, एससीएमपी ही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि चारों अटेम्प्ट का आप पेपर देख लो, अब तक जो 4 अटेम्प्ट आया हुआ है वो चारों अटेम्प्ट के पेपर में बॉस प्रैक्टिकल बहुत ही ज्यादा इजी था। सिर्फ जो मई 2018 का पेपर है उसमें 84 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा था, 16 मार्क्स का थ्योरी पूछा था, उसके बाद उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज कर लिया, ऑलमोस्ट 50% थ्योरी आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ही इजी पूछ रहा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने जो क्लास में सॉल्व किए थे, बेसिक में जो इंट्रोडक्शन के वक्त क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता हूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पे आपको 100% लिखते आने ही वाला एग्जाम में, वहां पे आपको दिक्कत ही नहीं जाएगा। बॉस अगर रियली यू वांट टू स्कोर हाईएस्ट इन एससीएमपी, यू शुड फोकस सीरियसली ऑन थियरी। इसलिए मैं सबसे पहले थियरी डिस्कस करूंगा, केस स्टडी डिस्कस करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट पे आने वाला हूं। ठीक है बॉस, तो ये हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है बॉस सेकेंड ग्रुप में। बिलीव मी, आपको समझ में आ जाएगा जैसे मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा डिटेल में। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसने ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर या फिर फास्ट ट्रैक लेक्चर किया है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, क्विकली रिवाइज करना। चलिए, तो बॉस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस हो रहा है। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में 2 कॉस्ट ड्राइवर है जो मैंने आपको बताया, एक स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर है और एक एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल इज दैट, आपने सोचा एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। ये एग्जांपल समझ गया, 100% ये थ्योरी आपको समझ जाएगा जल्दी से। अब बॉस आप एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, एक नया फैक्ट्री आपको डालना है, तो आपको कौन सा खर्चा आएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप क्या परचेज करेंगे बॉस, लैंड परचेज करेंगे। सेकेंड आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, बराबर बोल रहा हूं ना, लैंड परचेज किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, आपने इक्विपमेंट परचेज किए, आपने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, है ना, आपने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, आपने वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन डिफाइन किया कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी डिजाइन क्या होगी, उसके क्या फंक्शंस रहेंगे, उसके क्या फीचर रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले तो डिराइव कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे बॉस, सब कुछ फाइनल करने के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया, आपके इक्विपमेंट आ गए हैं, आपका बॉस टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ आ चुका है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, क्वालिटी वगैरह, डिजाइनिंग, एवरीथिंग इज फाइनल। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्रोडक्शन करना। अब अगला स्टेप क्या है बॉस, आपका प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाली जो कॉस्ट आपको लगेगी वो स्ट्रक्चरल है, और नीचे जो है आपका कॉस्ट वो एग्जीक्यूशनल है। कितना सिंपल है, लेकिन आप स्टडी मटेरियल पढ़िएगा, वो 2 पैराग्राफ, ठीक है, ये कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल दिया भाई, स्ट्रक्चरल बेसिक थिंग्स डेवलप करने के लिए जो जो कॉस्ट आपको लगेगा वो सारे कॉस्ट ड्राइवर आपके स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर रहेंगे। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन करते वक्त, एक्चुअल एग्जीक्यूशन करते वक्त, एक्चुअल प्रोसेसिंग करते वक्त, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो जो कॉस्ट ड्राइवर आपको लगने वाले हैं, दैट कॉस्ट ड्राइवर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इनटू द पार्ट एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, एकदम क्लियर मेरे दिमाग में चला गया है। ठीक है, अब बॉस स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर फैसिलिटेट्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जी हां, वो किस पे फोकस कर रहा है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हैविंग लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। ठीक है, हैविंग लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर का जो है इंपैक्ट लॉन्ग टर्म है। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे जो रेड पेन से मैंने हाईलाइट किया है। एटलीस्ट ये पॉइंट भी अगर आपको याद रह गया तो भी सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है,
ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या होएगा सर जी, सबसे पहले आएगा आपका स्केल डिफाइन करेंगे। अच्छा, स्केल डिफाइन करना इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट साइज इन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करना है, मार्केटिंग में क्या करना है, तो आपने सबसे पहले तो स्केल डिफाइन किया, प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है वो आपने डिफाइन किया। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ऑपरेशन, जी हाँ, सेकंड वन इज स्कोप ऑफ ऑपरेशन। स्कोप ऑफ ऑपरेशन में आपको यह चेक करना है डिग्री ऑफ वर्टिकल लिंकेज और इंटीग्रेशन। अब ये वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, ये वैल्यू चेन एनालिसिस के वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बॉस कौन सा टेक्नोलॉजी लेके आना है, फुली ऑटोमेटिक मशीन लेके आना है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेके आना है, या फिर मैन्युअली वर्किंग करना है, तो टेक्नोलॉजी कौन सा आप यूज करेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी में बॉस आपका प्रोडक्ट के क्या टाइप्स रहेंगे, कौन से डिजाइन रहेंगे, वैरायटी क्या रहेगा, कितने अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सिंपल नाम देते हैं ब्रॉडनेस ऑफ योर प्रोडक्ट लाइन। जी हाँ, इसको क्या सिंपल नाम दे दिया मैंने, ब्रॉडनेस ऑफ योर प्रोडक्ट लाइन। ये जो रेड पेन से लिखा है ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा है। सबसे पहले हमने डिफाइन किया स्केल क्या है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है और क्या होगा, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा। ठीक है, तो ये थे आपके स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चर था आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसके कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, ये सारे जो पॉइंट्स है वो डिफाइन करेंगे कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी। नेक्स्ट, येलो पेन से हाईलाइट किया है, येलो मार्कर से हाईलाइट किया, यहां पे मोर इज नॉट नेसेसरीली बेटर, ये वर्ड लिखना एग्जाम में, मोर इज नॉट नेसेसरीली बेटर। मतलब क्या है, बहुत सारा वैरायटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, ये जरूरी नहीं है एक ही प्रोडक्ट अच्छा बनाइए। ठीक है, तो मोर इज नॉट नेसेसरीली बेटर। अब आगे बढ़ते हैं बॉस, सेकेंड कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस हमें करना है, दैट इज एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। जी हां, नेक्स्ट वन क्या है आपका, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। फटाफट से, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या है भाई, एग्जीक्यूशन रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन रिलेटेड एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटी। अब इसमें क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यूटिलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉई, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोविजन ऑफ क्वालिटी सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी गुड्स, प्रोडक्ट का डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग करना। नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेशन करना वर्कफोर्स का टुवर्ड द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई किया। ठीक है, प्लांट का लेआउट में इफिशिएंटली हमने लेआउट बनाया। ठीक है, तो ये सारे क्या एग्जीक्यूशन के रिलेटेड है। क्या क्या याद रखना पड़ेगा आपको इसमें भाई, वर्कर को कैसे यूटिलाइजेशन करें, मैन्युफैक्चर आपको कैसे करना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके बाद वर्कर को कैसे हम लोगों को बोलना है कि कंटिन्यूअसली आपको इंप्रोवाइजेशन करना है, एक्सेट्रा, इफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है। तो एग्जीक्यूशन रिलेटेड ये पार्ट है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, यू कैन चेक दैट एग्जाम्पल्स। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर दिया और उसके कुछ एग्जाम्पल दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। ठीक है बॉस, क्या डिस्कस करें बाय द वे, अरे भाई ध्यान से सीख रहे हो। सबसे पहला पॉइंट क्या था भाई, हम लोग सीख रहे कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या सीख रहे, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने सीखा है स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन क्या है वो हमने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट था कॉस्ट ड्राइवर को हमने एनालिसिस किया। दो टाइप के कॉस्ट ड्राइवर है, एक स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर है, एक एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस। ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू चेन और एक्टिविटी रिलेटेड क्या इसका इंपॉर्टेंट है बॉस। रॉ मटेरियल परचेस करने से लेके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवरी करते वक्त आप काफी सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, और उसको मैंने नाम दिया था एक्टिविटीज। रॉ मटेरियल परचेस करने से फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी देने तक, कस्टमर को सर्विस देने तक काफी सारे आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, और जैसे जैसे प्रोडक्ट आपके एक्टिविटी से पास थ्रू होएगा वैसे वैसे कुछ वैल्यू एडिशन करते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, आपने मशीन सेटअप किया, आपने प्रोडक्शन कंप्लीट किया, इंस्पेक्शन किया, आपने डिलीवरी किया, तो इससे क्या हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो हमें यह एनालिसिस करना है कि कैसे वैल्यू क्रिएट हो रहा है, कौन से एक्टिविटीज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, कौन से एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस विच आइडेंटिफाई एंड एनालाइज। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और एनालाइज करता है। किसका आइडेंटिफाई कर रहा है, एनालाइज कर रहा है,
एक्टिविटी को एनालिसिस कर रहे, जो कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे फाइनल प्रोडक्ट में। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलो, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया जो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आपको इलिमिनेट करना है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। जी हाँ मालिक, आपको क्या इलिमिनेट करना है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस के दो बेनिफिट है। सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप और दूसरा है बॉस आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पहले भी ये हमने देखा था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के वक्त कि कॉस्ट लीडरशिप ऑफ और इंप्रूव द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये आगे एक सेपरेट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मालिक यहां पे हमने कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कवर किया। कंपोनेंट में सबसे पहले था स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस किया हमने। सेकेंड पॉइंट था आपका कॉस्ट ड्राइवर जो था, वो कॉस्ट ड्राइवर को हमने एनालिसिस किया। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर में मालिक अपने दो कॉस्ट ड्राइवर थे, एक थे आपके स्ट्रक्चरल और दूसरा एग्जीक्यूशनल। जो फाउंडेशन रहते हैं वो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन के वक्त लगने वाले वो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, उसका हमने एनालिसिस किया। तीसरा पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया और शॉर्ट डिस्कस किया क्योंकि इसका एक पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन आगे डिस्कस करो, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या करना है? एक्टिविटी जो है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी कुछ वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से वैल्यू ऐड हो ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉस्ट ऐड हो रहा है, बिकॉज टू परफॉर्म एवरी एक्टिविटी यू आर गोइंग टू इनकर सम कॉस्ट। और आपको ऐसे पता चल रहा है कि भाई कॉस्ट तो लग रहा है लेकिन वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं हो रहा है, कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे फॉर दैट एक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए बॉस, मैंने एक एग्जाम्पल में हर बार ये क्लास में देता हूं। बॉस मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया और जो नोट्स प्रोवाइड किया वो लैमिनेटेड नोट्स प्रोवाइड किया। ठीक है, ठीक है, बटर पेपर में आपको नोट्स प्रोवाइड किया। आप बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, अरे मालिक आप हमें कंसेप्ट बता दो, जेरोक्स भी चलेगा, जेरोक्स भी चलेगा। वैसे भी हम लोग पेन ड्राइव लेते हुए, एक स्टूडेंट पेन ड्राइव लेते हैं, हम लोग 2-3 लोग मिलकर कर लेते हैं। ठीक है, हमें जेरोक्स भी चल जाता है। आप इतना खर्चा मत करो क्योंकि वो वसूल तो आप कस्टमर यानी स्टूडेंट से ही करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। हमें बहुत 6 महीने के लिए पढ़ना है। ठीक है, ये हमें सिर्फ 6 महीने है और हमें फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोग क्लियर होने वाले हैं। तो बॉस ये लैमिनेटेड नोट सर जी, उसका बर्डन तो आप हम पे ही पास ऑन करेंगे, हमको नहीं चाहिए ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, इसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, मैंने क्लासरूम में, सपोज आप मेरे क्लासरूम में बैठे हुए हो, ठीक है, और क्लासरूम में बॉस मैंने आपको रिक्लाइनर सीट वगैरह प्रोवाइड किया है एकदम कंफर्टेबल। आप बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? इसके कुछ खर्चा तो आप हमसे ही निकालेंगे। ठीक है बॉस, हमें प्लास्टिक के चेयर भी दे दिया तो भी चलेगा। ये वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। आप जो कंसेप्ट हमें सिखा रहे हो ये वैल्यू एडिशन दे रहा है। जो नोट्स का कंटेंट है वो हमारे लिए वैल्यू एडिशन है। टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करो, ये हमारे लिए वैल्यू एडिशन है। तो मैं क्या करूंगा? जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है वो निकाल दूंगा। तो इसके लिए मुझे ये चेक करना है कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है। और वैल्यू चेन एनालिसिस के 2 बेनिफिट हमें आइडेंटिफाई हुए। वैल्यू चेन एनालिसिस में कॉस्ट क्या है? कॉस्ट लीडरशिप। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी अगर आपने इलिमिनेट कर दिया तो कॉस्ट लीडर बन जाएंगे, कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट बॉस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जी मालिक, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस, देन कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वैल्यू चेन एनालिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो सेंटेंस है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वैल्यू चेन एनालिसिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आता है, तो बॉस ये पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इतना पार्ट आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। कोई भी केस स्टडी रहने दो, कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन रहने दो, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में उसका एक्सप्लेनेशन लिखते कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ प्रोसेस विच आइडेंटिफाइज एंड एनालाइज द एक्टिविटीज in your organization that adds the value to the customer or to the product. ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी निकाल दो, वैल्यू एडेड एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करो, इससे कॉस्ट लीडरशिप मिलेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। उसका जो आगे बेनिफिट है वो डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर टॉपिक नंबर 1। अभी तक ऊपर वाला आपने एग्जाम के पहले दिन रिवाइज किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको रिवाइज करना। मैं इंपॉर्टेंट पहले आपको मार्क करवा के दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम के पहले जो कम टाइम आपको रहता है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वही आप रिवाइज करेंगे। अननेसेसरीली जो एग्जाम में आने का चांसेस कम है और जो आप लिख सकते हो उस पर मैं फोकस नहीं आपको बताऊंगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस। बॉस जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं वी आर गोइंग टू डिवाइड द एक्टिविटी इनटू 2 पार्ट। वी आर गोइंग टू डिवाइड द एक्टिविटी इनटू 2 पार्ट। सबसे पहले रहेगा आपका प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरा रहेगा आपका सपोर्ट एक्टिविटी। नाम याद रखना पड़ेगा, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। एंड एग्जैक्टली प्राइमरी एक्टिविटी कौन सा है, सपोर्ट एक्टिविटी कौन सा है, वो याद करना है आपको। ये मिक्स करके मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ हेडर याद रख लिया और प्राइमरी और जो सेकेंडरी जो आपका सपोर्ट एक्टिविटी है वो आप मिक्स कर दिया, मार्क्स नहीं मिलेगा। यू शुड बी स्पेसिफिक इन दिस केस, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सबसे पहला 5 प्राइमरी एक्टिविटी आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला प्राइमरी एक्टिविटी इनबाउंड लॉजिस्टिक। सबसे पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक। अच्छा, इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक में बॉस इट रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन। इट्स रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन। बॉस सपोर्ट एक्टिविटी में एक और कंसेप्ट है दैट इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में भी रॉ मटेरियल परचेस करना रहता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो बी स्पेसिफिक। मैंने बात किया है इनबाउंड लॉजिस्टिक। अच्छा, इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक में एक्टिविटी कवर कौन सा होता है। सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, रिसीव किया, फिर रॉ मटेरियल मैंने स्टोर किया और जिस जिस डिपार्टमेंट को चाहिए था वो डिपार्टमेंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये काम है इनबाउंड लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया, उसको स्टोर रूम में स्टोर किया और जैसे जैसे रिक्विजिशन आ रहा है मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, मैं वो रॉ मटेरियल वो डिपार्टमेंट को पास ऑन कर रहा हूं, ठीक है। याद रहेगा क्या लिखना है, रिसीव, स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। रिसीव, स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये काम है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक। ऑर्डर प्लेस करना ये नहीं है, ठीक है। वेंडर का एनालिसिस करना ये नहीं है भाई। रॉ मटेरियल ला, स्टोर कर एंड डिस्ट्रीब्यूट कर एज पर द रिक्वायरमेंट। चलिए सेकेंड पॉइंट इज ऑपरेशन। भाई ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो वो सारे एक्टिविटीज ये कवर होएगा आपका ऑपरेशंस में, ठीक है। रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना। अच्छा, इसमें क्या क्या कवर होएगा, मशीनिंग एक्टिविटी है, पैकिंग एक्टिविटी है, असेंबली एक्टिविटी है, ठीक है, प्लान का मेंटेनेंस एक्सेट्रा, टेस्टिंग, ये आपका एक्टिविटी कवर होएगा ऑपरेशंस में, ठीक है। रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेप्स आप परफॉर्म करते हो वो सारे स्टेप आएंगे आपके ऑपरेशन में। तोड़ समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या था, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड। दूसरा क्या था आपका ऑपरेशन। जी तीसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अच्छा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या है, बी स्पेसिफिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या है बॉस, आपने जो मैन्युफैक्चर किया वो कस्टमर तक पहुंचाना है, आपके वेयरहाउस तक पहुंचाना है। तो इसमें क्या स्टेप्स है, सबसे पहले तो कलेक्शन किया। अगर आपके एन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज रहेंगे तो सारे फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो मैंने सबसे पहले तो कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैंने स्टोर किया। अरे कहां पे स्टोर करूंगा, वेयरहाउस में स्टोर करूंगा, स्टोर रूम में नहीं। स्टोर रूम में रॉ मटेरियल रहता है, फाइनल प्रोडक्ट वेयर हाउस में रहता है। तो मैंने सबसे पहले फैक्ट्री से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कलेक्ट किया, मैंने वो स्टोर किया। कहां पे स्टोर किया, वेयर हाउस में स्टोर किया और डिस्ट्रीब्यूट किया डिपोज में, आउटलेट में, कस्टमर को जहां से मुझे ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये था आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। रेड पेन से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, जो मैं अभी बता रहा हूं वही मैंने जो स्ट्रेस दे रहा हूं वही रेड पेन से मार्क किया है। चलिएगा ओके, तो सबसे पहले तो मेरा रॉ मटेरियल इनबाउंड लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल आया। सेकेंड पॉइंट में मैंने ऑपरेशन किया, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, इसको मैंने वर्ड यूज किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया। और तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, जो आपने मैन्युफैक्चर किया वो आपके जो रिटेल स्टोर्स है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेपो एक्सेट्रा, वहां पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मैन्युफैक्चर करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, द मेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मार्केटिंग, ठीक है। क्या अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मार्केट करना आपको। अच्छा, मार्केट करना इसका मतलब क्या है, सेल्स प्रमोशन करना। तो सेल्स प्रमोशन का जो जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, दैट ऑल एक्टिविटीज विल बी कवर्ड इन दिस मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। तो क्या क्या होगा भाई, एडवर्टाइज करना, प्रमोशन करना, ठीक है, एडवर्टाइज करना, प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्शन करना, सेल्स के जो पर्सोनल है उनको मैनेजमेंट करना, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट का मिक्स देखना, प्रोडक्ट का प्राइसिंग करना,
These are all activities which will be covered into the marketing and sales. And last point, आपने बेच दिया कस्टमर को, आपने प्रोडक्ट कस्टमर को बेच दिया, लेकिन इफ यू रिमेंबर मैं थोड़ी देर पहले बोला था डिफरेंशिएशन होना चाहिए. डिफरेंशिएशन होना चाहिए इसका मतलब क्या है? बस भाई सेल कर दिया बात खत्म नहीं है. जैसे मैंने आपको पेनड्राइव सेल किया, मैंने रेगुलर लेक्चर आपको किया, ठीक है, तो वहां पे मैं नहीं रुका, ठीक है, मैं इसके आगे जाके क्या करूं, आपको रिवीजन लेक्चर्स करवा रहा हूं. तो क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर में कुछ डिफरेंट कर रहा हूं और स्टूडेंट को बेनिफिशियल कुछ कर रहा हूं. तो मतलब क्या है? आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा हूं आपको, ठीक है. तो आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या है? आफ्टर सेल सर्विसेज में इंस्टॉलेशन करना है, इंस्टॉल करना है. आपने जो इक्विपमेंट बेचा है, आपने जो प्रोडक्ट बेचा है, उसका इंस्टॉलेशन करना है, या फिर कुछ रिपेयरिंग वगैरह कर सकते हैं आप. जी हाँ, इंस्टॉलेशन करना है, रिपेयरिंग करना है, ठीक है. स्पेयर पार्ट अगर कुछ वारंटी में आता है तो रिप्लेस करना है, एक्सेट्रा. तो दीज आर ऑल पॉइंट्स कवर इनटू दैट सर्विस. आफ्टर सेल सर्विसेज में ये कवर होएगा. मालिक, वैल्यू चेन एनालिसिस में प्राइमरी एक्टिविटी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. वैल्यू चेन एनालिसिस में आपके जो एक्टिविटीज है, जो वैल्यू ऐड करते हैं, उसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. मालिक, कौन सा दो कैटेगरी है? जल्दी बताइएगा. सबसे पहला कैटेगरी था प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है. नेक्स्ट जो एक्टिविटी सपोर्ट एक्टिविटी है वो हम लोग बाद में देखेंगे. सबसे पहले डिस्कस करें प्राइमरी एक्टिविटी. मालिक, प्राइमरी एक्टिविटी में आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक. इनबाउंड लॉजिस्टिक में इंपॉर्टेंट मटेरियल लाना, रिसीव, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट. सेकेंड पॉइंट क्या था? इनबाउंड लॉजिस्टिक के बाद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा रॉ मटेरियल आने के बाद, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने वर्ड यूज किया था ऑपरेशन. जी हाँ मालिक, इसको हमने वर्ड यूज किया था ऑपरेशन, ओके. मशीनिंग एक्सेट्रा, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा, ये आपके ऑपरेशन हो गए. ऑपरेशन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया. अब ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक है. नेक्स्ट पॉइंट आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक. आउटबाउंड लॉजिस्टिक के बाद अगला पॉइंट कवर हो रहा है सर जी, आफ्टर आउटबाउंड लॉजिस्टिक सेल प्रमोशन वगैरह करना है, सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है, ठीक है. इसके बाद लास्ट पॉइंट है सर्विस देना है, आफ्टर सेल सर्विसेज. जी हाँ मालिक, आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना है, इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग का, ठीक है. ये सर्विस आपको प्रोवाइड करना है. तो ये आ गया आपके प्राइमरी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी. अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट एक्टिविटी. जी हाँ मालिक. नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ सपोर्ट एक्टिविटी. सर जी, सपोर्ट एक्टिविटी सपोर्ट करता है प्राइमरी एक्टिविटी. इफ यू वांट टू परफॉर्म प्राइमरी एक्टिविटी इन बेटर वे, सपोर्ट एक्टिविटी आर इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसका नाम सपोर्ट एक्टिविटी दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइमरी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, यू कैन इग्नोर द सपोर्ट एक्टिविटी. नो बॉस, टू परफॉर्म द प्राइमरी एक्टिविटी इन बेटर वे यू नीड द सपोर्ट एक्टिविटी, ठीक है. तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सपोर्ट एक्टिविटी में क्या कवर होएगा? सपोर्ट एक्टिविटी में सबसे पहले आई एम गोइंग टू कवर, सपोर्ट एक्टिविटी में आई एम गोइंग टू कवर द प्रोक्यूरमेंट पार्ट. बॉस, इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड प्रोक्यूरमेंट में डिफरेंस है. इनबाउंड लॉजिस्टिक ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है. मैं प्रोक्यूरमेंट, अच्छा प्रोक्यूरमेंट में क्या करना है? रॉ मटेरियल परचेज करना, ठीक है. सप्लायर का सिलेक्शन करना, ठीक है. वो जो सप्लायर है उसका इवैल्यूएशन करना, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स आपके प्रोक्यूरमेंट में कवर होंगे, ठीक है. क्या है? रॉ मटेरियल का परचेज करना, ऑर्डर प्लेस करना, एक्सेट्रा. रॉ मटेरियल का, कंज्यूमेबल का, एक्सेट्रा. नेक्स्ट सेकंड सपोर्ट एक्टिविटी इज टेक्निकल डिपार्टमेंट और टेक्निकल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है. अब ये टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या है भाई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कर रहा है? इक्विपमेंट आप कौन सा लेके आ रहे हो, ठीक है. इसके बाद टेक्निकल नॉलेज क्या है, इसके बाद बॉस इनपुट आउटपुट को कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन लगने वाला है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह लगने वाला है, जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह लगने वाला है, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कवर होएगा, ठीक है. समझ गया. तीसरा एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट है मालिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मैन्युफैक्चर करते वक्त आपको वर्कर लगेगा, तो वो वर्कर का क्या करना है? वो वर्कर का सिलेक्शन करना है, वो वर्कर का प्लेसमेंट करना है, वो वर्कर को रिक्रूट करना है, ठीक है. सो सिलेक्शन किया, रिक्रूट किया, उसका हमने प्लेसमेंट दिया, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा,
प्रमोशन करना देना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो ये जो एचआर डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉय रिलेटेड काम करेगा। आपकी पॉइंट क्लियर है एचआर डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ मालिक, अगला पॉइंट क्या है? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें क्या करना है? फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में लीगल डिपार्टमेंट कैसा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट कैसा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसा है, क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कैसा है। तो दिस विल बी कवर्ड इनटू द फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक्टिविटीज कवर होगा। क्या क्या कवर होगा याद रखेंगे सर? प्लानिंग कवर होगा इसमें, फाइनेंस कवर होगा इसमें, ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट इसमें कवर होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसमें कवर होगा, गवर्नमेंट, हाँ एक रह गया था, गवर्नमेंट अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट अफेयर एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आएगा आपका फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बॉस वैल्यू चेन एनालिसिस के दो टाइप के एक्टिविटीज हमने कवर किए, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी 5, सपोर्ट एक्टिविटी 4। 5 प्राइमरी एक्टिविटी कौन सा? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, इसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड लास्ट आपका सर्विस। सपोर्ट एक्टिविटी में क्या आएगा बॉस? प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, ऑर्डर करना, वेंडर का सिलेक्शन एक्सेट्रा करना, वेंडर का इवैल्यूएशन करना, क्रेडिट रेटिंग वहां पे नहीं आएगा, वेंडर का सिलेक्शन करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मशीनरी वगैरह डेवलप करना, एक्सेट्रा। टेक्निकल नो हाउ ये है, इसमें कवर होगा। एचआर डिपार्टमेंट, वर्कर को रिक्रूट करना, प्लेसमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, इवैल्यूएशन करना, मैनेज करना, दैट विल बी कवर इनटू दैट एचआर। एंड लास्ट पॉइंट था आपका फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के साथ जो भी कुछ अफेयर्स है वो कैसे हो रहे, क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट विल बी कवर्ड इनटू दैट फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप दिस पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। तो यहां पे मैंने कवर कर दिया, रिवाइज करवा दिया वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी, ये हमने कवर कर लिया। आउट ऑफ 7 आपके 4 क्वेश्चन हो गए। आउट ऑफ 7 आपके 4 क्वेश्चन हो गए बॉस। आपका जो पहला क्वेश्चन था वो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट था, सेकंड क्वेश्चन था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, थोड़ा डिफाइन किया हमने। तीसरा क्वेश्चन हमने कवर कर दिया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके क्या कंपोनेंट्स थे? 3 कंपोनेंट थे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। कौन से? स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस किया, वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है। पोजीशन में ये देखना है आपके इंडस्ट्री में आपकी कंपनी का पोजीशन क्या है, ठीक है। वो 3 फैक्टर आपकी पोजीशन डिसाइड करता है, इंटरनल था, एक्सटर्नल था और आपकी वैल्यूज थी। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस हमने देखा, 2 टाइप के कॉस्ट ड्राइवर है, एक थे एग्जीक्यूशनल और एक स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल यानी बेसिक, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने से पहले, और मैन्युफैक्चर जब एक्चुअल करते हो तो वो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर कवर होगा, उसका एनालिसिस हमने करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट था वैल्यू चेन एनालिसिस, जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं जिससे वैल्यू ऐड होता है, ठीक है, उसका एनालिसिस किया। वैल्यू चेन एनालिसिस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। 5 प्राइमरी एक्टिविटी, 4 सपोर्ट एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही रिलेटेड एक और थियरी क्वेश्चन जो 7th या 8th क्वेश्चन है गेस, वो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर को ये वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो हमें कवर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते मालिक। ये जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। फ्रेंड्स इसका जो ए पार्ट था ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। कहां पे कवर किया? एसएम, सीए इंटरमीडिएट में एसएम जो सब्जेक्ट था इसमें हमने भर भर के ये कवर किया, ठीक है। सो क्विकली हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस में सबसे पहला है इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो एनालिसिस करना। जी हां, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना। याद आ रहा है 5 पॉइंट इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर एनालिसिस के? क्या क्या थे वो 5 पॉइंट? बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बोलो जल्दी। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट, नहीं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था। उसके बाद था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और उसके बाद था कंपटीशन के रिलेटेड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन या राइवलरी। ये कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देखे हुए थे। चलिए, तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसमें सबसे पहला पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। ओके, अच्छा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्या है?
अगर बॉस बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हायर है, आप प्रॉफिट कम एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में यह है एबिलिटी ऑफ बायर टू पुट द प्राइस डाउन, एबिलिटी ऑफ द बायर टू पुट द प्राइस डाउन। ओके, अगर बायर का पावर ज्यादा है तो आपकी प्रॉफिट कम है। एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेटेड बायर बल्क में परचेस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई वॉल्यूम परचेसर। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग द सप्लायर इज वेरी इजी। भाई तू नहीं सप्लाई कर रहा है ये प्राइस पे, चल कोई और है, कॉम्पिटिटर है, तू नहीं कर रहा है कोई और है, ठीक है, तो आप ज्यादा उसमें बार्गेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, जो साइज है, बायर का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू योर कंपनीज साइज और स्केल ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, बेसिकली आई एम फ्रॉम नासिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा का यहां पे बहुत बड़ा सेटअप है। यू वोंट बिलीव, मोर देन 300 एंसिलरी कंपनीज है विच आर डिपेंडेंट ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा, मोर देन 300 कंपनीज। नाउ फ्रेंड्स, अब आप ही सोचेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा ये 300 ये जो कंपनीज है यहां से परचेस करता है, तो बार्गेनिंग पावर ऑब्वियसली किसका ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा का बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि साइज, भाई इनके जैसे 1000 कंपनी से भी बड़ा है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, तो साइज ऑफ द बायर ये मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉस आपका जो सेकेंड पॉइंट है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसका अगर बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा तो भाई आपको ज्यादा प्राइस में रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है। कब ये पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है जल्दी बताइए, ये कब पॉसिबल है? इफ यू रिमेंबर, आपके लिए रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल के सप्लायर बहुत कम है, वेरी फ्यू सप्लायर आर देयर। जो रॉ मटेरियल आप परचेस करने वाले हैं बॉस, इसका रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, सब्सटीट्यूट इसका अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में भाई सप्लायर विल बी द बॉस। यहां पे मैंने एग्जांपल दिया माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट डिक्टेट करेगा भाई टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, तो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है या फिर जो डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरर है, भाई इनका बार्गेनिंग पावर कम है, माइक्रोसॉफ्ट का बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट कवर करेंगे, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। जी मालिक, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस। अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है देन यू हैव टू फॉलो द कॉम्पिटिटिव प्राइस। याद रखेंगे, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। नेक्स्ट वन, लेकिन अगर फ्यू सब्सटीट्यूट है तो भाई आप थोड़ा प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट मे बी फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री और सब्सटीट्यूट मे बी फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्री। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके स्टडी मटेरियल में भी ये दिया हुआ है। एन एग्जांपल इज अ बुक मैन्युफैक्चरर, सॉरी पेपर इंडस्ट्री, आई एम सॉरी, पेपर इंडस्ट्री एंड ई बुक। पेपर इंडस्ट्री को भाई कंपटीशन है, ई बुक या बुक जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको ये कंपटीशन है, ई बुक वाले। से फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लेक्चर एंड लाइव फेस टू फेस कंपटीशन है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चार्ज द प्राइस। नेक्स्ट, अगला पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर इज अ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, ठीक है। सर ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में क्या है, एकदम सिंपल पॉइंट डिस्कस करता हूं। एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन एयरलाइन कंपनी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, डिफेंस कंपनी। कौन सा कंपनी? डिफेंस। तो ये जो है यहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा लग रहा है। पावर जनरेटिंग कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो यहां पे कंपटीशन कम रहने वाला है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट विल बी लो। तो मैंने इंटेंस कैपिटल रिक्वायरमेंट, एयरलाइन कंपनी, पावर जनरेशन कंपनी, ऑयल रिफाइनिंग कंपनी, ठीक है। इसके बाद पेटेंट की रिक्वायरमेंट है, ड्रग कंपनी, विदाउट पेटेंट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन सर जी, आपका अगला पॉइंट है डिफेंस में आ सकता है लीगल फैक्टर। गवर्नमेंट लाइसेंस देगा वही मैन्युफैक्चर कर सकता है। अगर आपको बोला नहीं नहीं अब मैं गन मैन्युफैक्चर करता हूं, गाउटी कट्टा मैन्युफैक्चर करता हूं, नहीं चलेगा भाई, अगले दिन तू जेल में जाएगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट वन, लिमिटेड एक्सेस टू द रॉ मटेरियल, ये भी एक पॉइंट है। कोल माइंस, गवर्नमेंट लाइसेंस देता है ना कोल माइन का, तो लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है।
एंड लास्ट पॉइंट इज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे पॉइंट्स डिफाइन करता है कि न्यू एंट्रेंट का थ्रेट कितना है। अगर एंट्री बैरियर है, ये सारे जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए थे, ये पॉइंट्स अगर है तो नया एंट्रेंट जल्दी नहीं होएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, सर जी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट अभी ऑनलाइन। बॉस अभी ये लॉकडाउन की वजह से इशू क्या आ रहा है, लॉकडाउन की वजह से जो नहीं ये ऑनलाइन लेक्चर्स में था, हर कोई आ गया बॉस। ठीक है, हर एक ने जुगाड़ कर लिया है। कोई मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर रहा है, कोई ओबेज या फिर कोई सॉफ्टवेयर है उसमें वो रिकॉर्ड कर रहा है, वॉट। तो बहुत इजी ना, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस डालना पड़ेगा। आप कम प्राइस, सॉरी ज्यादा प्राइस नहीं डाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट इज इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन ऑब्लिक राइवलरी अमॉन्ग्स द फर्म। ठीक है भाई, कंपटीशन कैसी है? अच्छा, कंपटीशन कैसी है तो नंबर ऑफ फर्म अगर कम है तो कंपटीशन कम है, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा कब रहता है? कंपटीशन ज्यादा, सबसे पहला आप पॉइंट चेक करेंगे कि जो भी कुछ फर्म्स है वो इक्वल साइज का है। एक्स्ट्रा कैपेसिटी इन इंडस्ट्री, डिमांड कम है, कैपेसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सिट बैरियर ज्यादा है, यानी अगर आपको ये कंपनी बंद करके जाना है तो भाई बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक और पॉइंट है डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएशन द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट है, यानी इक्वली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। और अगला पॉइंट है हाई फिक्स कॉस्ट। अगला पॉइंट क्या है? हाई फिक्स कॉस्ट। तो सर जी अभी क्या हो रहा है, अगर आपको फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो वो रिकवर करने के लिए भाई चल जो प्राइस आ रहा है, ठीक है, वो प्राइस पे निकाल दे, खत्म हो गई बात। तो ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए थे सीए इंटरमीडिएट में, एसएम ये पढ़ते वक्त। ठीक है, सो फ्रेंड्स बाय द वे नया क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने। नया क्वेश्चन क्या था? स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ा हमने इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एनालिसिस परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। उसके 5 पॉइंट। नेक्स्ट अगला बहुत ही सिंपल और छोटा सा पॉइंट है, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। जी हाँ मालिक, अगला पॉइंट है कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। अच्छा, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? बॉस कोर कॉम्पिटेंसी इज डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल और टेक्नोलॉजी, कुछ तो भी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट होता है क्योंकि कुछ तो यूनिक स्किल है। ठीक है, कुछ तो टेक्निकली साउंड हो। एग्जाम्पल अगर मैं दे देता हूं तो सर्च इंजिन गूगल, एन नंबर ऑफ सर्च इंजिन आर देयर, लेकिन भाई गूगल पे जो सर्च होता है वो एकदम परफेक्ट सर्च होता है। 90%, 95% वर्ल्ड में यही सर्च इंजिन यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ तो भी यूनिक एल्गोरिदम है उसका। ठीक है, कुछ तो भी जबरदस्त उसका पॉइंट है जो कॉम्पिटिटर को कॉपी करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से, कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से फायदा क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी, आपके प्रोडक्ट में और आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो बॉस इसका जो बेनिफिट है कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका बेनिफिट है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से हमें यह होगा। ओके, तो ये था आपका कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको कोर कॉम्पिटेंसी एनालाइज करना है तो उसके टेस्ट है। कोर कॉम्पिटेंसी एनालाइज करना है तो उसकी टेस्ट है। पहली टेस्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट के बेनिफिट। आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर ज्यादा है, एंड प्रोडक्ट के बेनिफिट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वन, सो जी आपका जो प्रोडक्ट है इट कैन एक्सेस टू द वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। आपके प्रोडक्ट कैन गो टू द वैरायटी ऑफ मार्केट। एग्जांपल सर, पेनड्राइव लेक्चर आने की वजह से अब मैं लिमिटेड नहीं हूं ना। पहले मैं लेक्चर लेता था भाई नासिक, पुणे और मुंबई और जोधपुर, ये 4 सिटी में ले रहा था। अब इशू क्या हो रहा है, ये पेनड्राइव की वजह से आई कैन एक्सेस ऑल ओवर इंडिया। तो ये भी सर ये टेस्ट है कोर कॉम्पिटेंसी का। तीसरा टेस्ट है डिफिकल्टी फॉर द कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट।
डिफिकल्टी फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट, ठीक है बॉस। चलो अब मैं आपको ये नोट्स दे रहा हूं जो सिंपल एकदम समरी जबरदस्त नोट्स है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। 3-4 बार भी अगर आपने एग्जाम के पहले ये पूरे नोट्स भी पढ़ लिए तो भी थ्योरी आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है, चल ठीक है, मैं ये ओपन दे रहा हूं, पीडीएफ दे रहा हूं, जिसको चाहिए बेनिफिट लो बॉस, ठीक है। अब मैं ये सोचूंगा अरे रे रे ये तो मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, वो तो अच्छे से ये कॉपी करेगा। अरे भाई नोट्स कॉपी कर सकता है, ठीक है, वे ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज थोड़ी कॉपी कर सकता है, ठीक है। और हाँ कॉपी भी कर लिया तो भाई स्टूडेंट का बेनिफिट ही है ना। तो याद रखेंगे 3 टेस्ट है, कौन सा 3 टेस्ट है, एंड प्रोडक्ट के बेनिफिट ज्यादा है, आपका जो मार्केट है वो काफी सारे वैरायटीज में आप कैटर कर सकते हो, एंड कॉम्पिटिटर को डिफिकल्ट होएगा ये इमिटेट करना, कॉपी करना, ठीक है बॉस। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कोर कॉम्पिटेंसी बना के रखिएगा, कोर कॉम्पिटेंसी बना के रखिएगा। क्यों बॉस, नोकिया का एग्जांपल आप ले लीजिएगा, नोकिया का एग्जांपल आप ले लीजिएगा, बजाज स्कूटर का आप एग्जांपल ले लीजिएगा बॉस। 95% मार्केट शेयर था नोकिया कंपनी का, हर घर में, घर घर में, हर हाथ में नोकिया का फोन था बॉस। अब सिचुएशन क्या है भाई, कोर कॉम्पिटेंसी भाई कुछ उसने ध्यान नहीं दिया, भाई सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, हम बेस्ट है, हमारा सेल हो रहा है, हमारी कंपनी बेस्ट है, भाई ध्यान नहीं दिया कंपटीशन पे, खत्म हो गई कंपनी, ठीक है। नो डाउट कि अब वापिस वो सरवाइव करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन तब तक बॉस बहुत सारा कंपटीशन आ गया। नेक्स्ट वन बजाज स्कूटर, 1 साल का वेटिंग रहता था, बजाज स्कूटर जब परचेस होते थे 1 साल का तब वेटिंग होता था, ठीक है। इतना डिमांड था बजाज स्कूटर का, लोग दिवाली मनाते थे स्कूटर अगर घर पे आया तो वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी, बाइक आ गया, इन्होंने चेंज नहीं किया, खत्म हो गए, मार्केट से चले गए, हीरो होंडा ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। नो डाउट बाद में इन्होंने ये किया, लेकिन बस यू शुड एवरी टाइम डेवलप योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड यू शुड फोकस ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली इस पे आपको ध्यान देना है, कोर कॉम्पिटेंसी पे, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है, कोर कॉम्पिटेंसीज के सोर्स क्या है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोर कॉम्पिटेंसी के सोर्स क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी के सोर्स 2 है, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज। ध्यान से सुना, क्या है, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज, याद रखना पड़ेगा, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। जी साहब, रिसोर्सेज डिस्कस करते हैं और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद कैपेबिलिटीज। चलिए रिसोर्सेज क्या है सर जी, रिसोर्सेज क्रिएट द वैल्यूज फॉर द कस्टमर। रिसोर्सेज आपके पास जो अवेलेबल है उससे कस्टमर को वैल्यू क्रिएट होता है। रिसोर्सेज कैन बी टेंजिबल, रिसोर्सेज कैन बी इनटेंजिबल, ठीक है। अब टेंजिबल में क्या आएगा बॉस, आपके पास अच्छा बिल्डिंग है, आपके पास अच्छा लैंड है, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल वगैरह जो आप परचेज करते हो वो बेस्ट क्वालिटी का है, आपके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी का मशीन है, तो ये आपके पास रिसोर्सेस है जिसे आप कोर कॉम्पिटेंसी अचीव कर सकते हो, ठीक है। इंटेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल में एग्जांपल हो सकता है आपका ब्रांड नेम, ठीक है, आपका ब्रांड नेम से फॉर एग्जांपल एप्पल ब्रांड नेम है बॉस। इसके बाद पेटेंट, टेक्नोलॉजी आपके पास बेस्ट है, एम्प्लॉय का स्किल्ड वर्कर आपके पास है, तो ये हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज विल क्रिएट द कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। नाउ इसमें एग्जांपल नीचे दिया हुआ है कि अल्गोरिथम यूज बाय द गूगल, गूगल का जो अल्गोरिथम है वो बेस्ट है। इसके बाद सीक्रेट फॉर्मूला यूज इन कोको कोला, ठीक है, वेरी हार्ड टू कॉपी। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मानिकचंद बॉस, ये जो मानिकचंद का ये जो गुटखा एक्सेट्रा है, ठीक है, नहीं खाना चाहिए किसी ने भी, ठीक है। तो मैं वो कुछ प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इशू क्या है, उनका एक सीक्रेट फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्चुनेटली आई विजिटेड दैट एंटायर प्लांट ऑफ मानिकचंद, जहां पे बिस्लरी वगैरह सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है। तो फ्रेंड्स वहां पे जो ओनर है, वो ओनर जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मिक्स करते हैं, तब फैक्ट्री में एक भी वर्कर नहीं रहेगा, ठीक है, ना मैनेजमेंट का कोई टीम रहेगा। जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो जो भी कुछ वहां पे इंग्रेडिएंट डालते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट है
तो वो किसी को पता ही नहीं है क्या है। तो ये था आपका कि ये कोर कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। तो रिसोर्सेस के जरिए आप कोर कॉम्पिटेंसी अचीव कर सकते हो। रिसोर्सेस दो टाइप के डिस्कस किया, एक टेंजिबल है और एक आपका इंटेंजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी कैपेबिलिटीज, अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बॉस, कैपेबिलिटीज। अच्छा, कैपेबिलिटी में क्या आएगा? इट इज एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्सेस। इट इज एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्सेस। इट इज एबिलिटी ऑफ द कंपनी कि प्रोडक्टिव यूज कैसे करेंगे रिसोर्सेस का, ठीक है। रिसोर्सेस सिर्फ अवेलेबल होना, इससे कोर कॉम्पिटेंसी नहीं आएगा। रिसोर्सेस आप कैसे यूटिलाइज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एंड लास्ट पॉइंट की कैपेबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से आएगा, प्रोसेस से आएगा, कंट्रोल सिस्टम से आएगा। चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया कोर कॉम्पिटेंसी के क्या सोर्स रहेंगे। आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस स्टडी के लिए, वही कोर कॉम्पिटेंसी का ही आगे का पॉइंट है। अगर आपको केस स्टडी आता है ऑन द बेसिस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, ये स्टेप्स जो 4 स्टेप्स आगे दिए गए हैं, ये 4 स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्या है चेक करो। अप्लाइंग द वैल्यू चेन अप्रोच टू कोर कॉम्पिटेंसी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। केस स्टडी 10 मार्क्स का बन सकता है। इस पे ध्यान से सुना मैं क्या बोलो, केस स्टडी 10 मार्क्स का बन सकता है, जहां पे आपको वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई करके कोर कॉम्पिटेंसी लेके आना है। तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है वैलिडेट और इवैल्यूएट द कोर कॉम्पिटेंसीज इन अ करंट बिजनेस। आपका जो करंट बिजनेस है उसका कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, वो पहले इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, लीवरेज द कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अच्छा, नहीं समझा फ्रेंड्स, एक आपका बिजनेस, सपोज आपके पास 2 बिजनेस है, जिसमें से एक बिजनेस में कोर कॉम्पिटेंसी है, क्यों ना ये बिजनेस का कोर कॉम्पिटेंसी का फॉर्मूला सेकंड बिजनेस के लिए अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में ऑलरेडी कोर कॉम्पिटेंसी है, वो अप्लाई करो आपके नए बिजनेस के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, आई गेस बैंकिंग कंपनी का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। बैंक में आप लोन लेने के लिए जाते हो, तो वहां पे जब आपने सपोज हाउसिंग लोन लिया, तो वो आपको कंपल्सन करते कि भाई अगर तू हाउसिंग लोन ले रहा है तो इंश्योरेंस भी हमारे इधर से निकाल ले, ठीक है। तो ये क्या हो गया बॉस, लीवरेज द कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक बिजनेस का कॉम्पिटेंसी आपके दूसरे बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, तीसरा पॉइंट है यूज कोर कॉम्पिटेंसी टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। एग्जिस्टिंग बिजनेस का वैल्यू चेन आप चेंज करो। सर यहां पे आपको स्टडी मटेरियल में एक एग्जांपल दिया, किया फर्नीचर, ठीक है। बॉस पहले क्या होता था, बल्क में वगैरह फर्नीचर मैन्युफैक्चर होता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफिकल्ट होता था, शोरूम वालों के लिए डिफिकल्ट होता था, यो बायर के लिए वो डिफिकल्ट होता था वो घर पे लेके जाना। तो इन्होंने क्या किया, किया ने बॉस उसको जो फर्नीचर है उसको डिसमेंटल फॉर्म में कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। तो बॉस जब आप उसका डिलीवरी लेके जाएंगे तो डिसमेंटल फॉर्म में रहेगा और आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम आपको बस वो पार्ट फिट करना है एंड इट विल बी वेरी इजी पार्ट। जैसे कि आप फैन परचेज करते हो, फैन परचेज करते हो डायरेक्टली आपको फैन नहीं आता है, ठीक है। उसका जो विंग्स है वो अलग आता है, उसका मोटर अलग आता है और उसका जो रॉड है वो अलग आता है, ठीक है। बाद में आप आराम से असेंबल कर सकते हो। आप ही सोचिए ना, अगर पूरा असेंबल करके आएगा तो वो कितना डिफिकल्ट जाएगा आपको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। तो इन्होंने क्या बोला, यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप कोई तो भी कोर कॉम्पिटेंसी लेके आइए, जैसे किया फर्नीचर ने फर्नीचर इंडस्ट्री का पूरा चेंज कर दिया, जहां पे आपको फर्नीचर डिस्पेंटल कंडीशन में मिलेगा। और अब इशू क्या है कि इसका बेनिफिट क्या है, जो शोरूम है उनको ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर वहां पे दिखाने का जरूरत नहीं, कैटलॉग बता दिया कि ये है एक्सेट्रा, ऑटोमेटिकली वहां से परचेस हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दैट यूज कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू चेन। जी हाँ सर, क्या बोला है, यूज कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये एग्जांपल में फेडेक्स कंपनी ने जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेमस कंपनी है, फेडेक्स कंपनी ने एल बीन कंपनी के साथ टाई अप किया है सो दैट ओवरनाइट यानी एक दिन के अंदर वो गुड्स का एक्सेट्रा डिलीवरी हो सकता है। तो आपको यूज करना है कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू चेन। इसमें एक और एग्जांपल आपके स्टडी मटेरियल में दिया है, एग्जांपल इज ऑफ द टेट्रा पैक। टेट्रा पैक में क्या था बॉस, पहले सपोज अमूल का मिल्क वगैरह आता था तो वो ग्लास के बॉटल में आता था, वेर एंड टेयर बहुत होता था, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था। नाउ अमूल के जो भी कुछ प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट आते हैं आपके डायरेक्टली टेट्रा पैक में आता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी, और उसको कूल कंडीशन में रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे आपका कॉस्ट भी बच गया और फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्रिएट अ न्यू वैल्यू चेन, आपने नया वैल्यू चेन ही कर दिया। तो जैसे वहां पे एक पॉइंट और लिख लेना, टेट्रा पैक, एग्जांपल ऑफ टेट्रा पैक, नया ही क्रिएट कर लिया आपने वैल्यू चेन। ओके, तो फ्रेंड्स क्या ये 4 पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको? बहुत सी 4 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चेक करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट बिजनेस है उसका कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। सेकंड पॉइंट क्या है, एक बिजनेस का कोर कॉम्पिटेंसी दूसरे बिजनेस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, सर कोर कॉम्पिटेंसी, यूज कोर कॉम्पिटेंसी टू रिकॉन्फिगरेट द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही आप कुछ मॉडिफिकेशन लेके आइए। अच्छा, एग्जिस्टिंग बिजनेस में मॉडिफिकेशन में एग्जांपल याद रखना, किया फर्नीचर पहले भी बना रहे थे, बाद में ही बना रहे, एग्जिस्टिंग ही था, लेकिन वहां पे सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने क्या रहता है डिसमेंटल कंडीशन में फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो सकता है, वो आपने वर्कआउट किया। एंड लास्ट वन, यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू चेन। अभी आपको एक एग्जांपल मैंने दे दिया, टेट्रा पैक, ये पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, एवरीथिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था आपका वैल्यू चेन एनालिसिस, कैसे आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट अ कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेगमेंटेशन एनालिसिस। जी हाँ, सेगमेंटेशन एनालिसिस में मैंने अपने जो नोटबुक है जो रेगुलर बैच का नोटबुक है वहां पे आपको एक एग्जांपल दिया था सेगमेंटेशन एनालिसिस में। एग्जांपल था आई गेस आईटीसी कंपनी का, विथ फोटोग्राफ मैंने वो आपको दिया था। आईटीसी कंपनी के क्या क्या सेगमेंट है, आईटीसी कंपनी के सपोज 4 सेगमेंट है। सबसे पहला आपके एफएमसीजी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं जिसमें सिगरेट एक्सेट्रा आता है। सेकंड, आईटीसी कंपनी इज इन अ होटल इंडस्ट्री एज वेल, आईटीसी इन अ पैकिंग इंडस्ट्री एज वेल, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में भी आईटीसी कंपनी है। तो ये 4 उसके सेगमेंट हो गए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस। जी हाँ सर, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस। अब इस सेगमेंटेशन में क्या करना है, सबसे पहले ये स्टेप्स याद रखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई योर सेगमेंट्स। ठीक है, सर जी सेगमेंट क्या हो सकता है, सेगमेंट कैन बी द जियोग्राफिकल एरिया, सेगमेंट कैन बी द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा, सेगमेंट कैन बी द कस्टमर। अच्छा, जियोग्राफिकल एरिया में क्या एग्जांपल दे सकते हैं, महाराष्ट्र रीजन अलग है, दिल्ली का रीजन अलग है, या फिर अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट साउथ एक्सेट्रा, वेस्टर्न रीजन नॉर्थ रीजन एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका जियोग्राफिकली आपने सेगमेंटेशन कर दिया। या फिर सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एयरलाइन कंपनी, एयरलाइन कंपनी में बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास, ये सेगमेंटेशन हो गया, राइट है। या फिर आईटीसी कंपनी का एग्जांपल ले लिया, अलग अलग टाइप के कैटेगरी के प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो, दैट कैन बी अ सेगमेंट। नेक्स्ट वन, तो सबसे पहले क्या आपके जो सेगमेंट है वो आइडेंटिफाई करो। सेकंड पॉइंट है वो जो सेगमेंट है उसका मैट्रिक्स बनाओ, सेगमेंट का मैट्रिक्स बनाओ, यानी एक डायग्राम आप बनाइएगा। ठीक है, आप जियोग्राफिकली कर रहे हो तो वो सेगमेंट के सब सेगमेंट एक्सेट्रा क्या है, एक जियोग्राफिकल डायग्राम आपको करना है। नेक्स्ट वन, हर एक सेगमेंट का जो भी कुछ अट्रैक्टिवनेस है वो आइडेंटिफाई करो, इवेल्युएट करो हर एक सेगमेंट का प्लस पॉइंट। ये सेगमेंट का कुछ ना कुछ तो भी प्लस पॉइंट रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द सक्सेस, आइडेंटिफाई द सक्सेस फैक्टर फॉर ईच सेगमेंट। सपोज आईटीसी कंपनी का ये जो एफएमसीजी है वो सक्सेस है, तो वो किस रीजन की वजह से सक्सेसफुल है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब सक्सेस किस वजह से हो सकता है, एक हो सकता है आपके क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, सर्विस आप अच्छा दे रहे हो, टाइमली डिलीवरी दे रहे हो, तो दिस कैन बी द पॉइंट कि जहां पे आपका वो सक्सेस है। एंड नेक्स्ट वन, एनालाइज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप। ब्रॉड सेगमेंट यानी आपको ज्यादा सेगमेंटेशन करना है, ब्रॉड सेगमेंटेशन या फिर नैरो सेगमेंटेशन। ठीक है, अब ब्रॉड सेगमेंटेशन का फायदा क्या है, सपोज एक सेगमेंट में लॉस आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा सेगमेंट वो लॉस रिकवर कर सकता है। एग्जांपल,
आप अगर शेयर में ट्रेडिंग करते हो तो पोर्टफोलियो वगैरह आपने बनाया रहेगा, ठीक है। सारे की सारे पैसे आपने आईटी स्टॉक में नहीं लगाया रहेगा, सारे की सारे आपने बैंकिंग में नहीं लगाया रहेगा, आपने कुछ पैसा बैंकिंग में, कुछ आईटी आई एम सॉरी, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि सेगमेंट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर नैरो स्ट्रक्चर होएगा या फिर ब्रॉड स्ट्रक्चर होएगा। ठीक, बस हियर वी कंप्लीटेड दैट फिफ्थ क्वेश्चन। वापस एक बार बता देता हूं आपको फिफ्थ क्वेश्चन क्या था फटाफट से। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, जी हाँ, क्या था? स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन में सबसे पहला था इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके 5 पॉइंट, ये आपको ऑलरेडी आया था, रिपीट नहीं कर रहा हूं। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी में आपने ये चेक किया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उसके 3 टेस्ट हमने देखे। 3 टेस्ट है, आपके एंड प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, वैरायटी ऑफ द मार्केट है, और डिफिकल्टी होता है इमिटेट करने के लिए। तो ये था आपका कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी 2 तरीके से आता है, एक रिसोर्सेज से आता है और एक कैपेबिलिटी से आता है। रिसोर्सेज 2 थे, टेंजिबल रिसोर्सेज थे, इनटेंजिबल रिसोर्स थे, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा, मशीनरी, ये टेंजिबल थे। इनटेंजिबल में नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ब्रांड, ये आपके इनटेंजिबल थे, ठीक है। और उसके बाद कैपेबिलिटीज, सिर्फ रिसोर्सेज रह के फायदा नहीं, वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए, जिससे आपको कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अपन ने देखा कि वैल्यू चेन कैसे अप्लाई करेंगे कोर कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करने के लिए। उसके हमने 4 स्टेप चेक किए कि भाई प्रेजेंट बिजनेस का कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, दूसरा एक दूसरे बिजनेस का, अपने ही दूसरे बिजनेस का कोर कॉम्पिटेंसी क्या हम लोग दूसरे बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट था एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन को थोड़ा सा चेंज करो, एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन को थोड़ा सा चेंज करो। क्या बोला? एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन को थोड़ा चेंज करो, एग्जाम्पल दिया था किया। और नेक्स्ट नया वैल्यू चेन क्रिएट कर दो, नया वैल्यू चेन क्रिएट कर दो, मैंने एग्जांपल दे दिया टेट्रा पैक, ठीक है। तो ये था आपका कोर कॉम्पिटेंसी, वैल्यू चेन कैसे आपको हेल्प करेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमने देखा सेगमेंटेशन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस इज वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो आपके सेगमेंट कौन से, दूसरा वो जो सेगमेंट है उसका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। सपोज आईटीसी कंपनी 4 सेगमेंट है, ठीक है, मैंने आपको जैसे डिस्कस किया, एफएमसीजी था, आपका होटल इंडस्ट्री था, आपका पेपर इंडस्ट्री था, और आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था। तो ये 4 सेगमेंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक मैट्रिक्स आपने डिराइव किया उसका, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, तीसरा पॉइंट है इसमें कि हर एक का जो सेगमेंट है उसका अट्रैक्टिवनेस क्या है, ये आपने आइडेंटिफाई किया। हर एक सेगमेंट का की सक्सेस फैक्टर क्या है, और आपको ब्रॉड सेगमेंट रखना है या नैरो सेगमेंट रखना है, ये हमने आइडेंटिफाई किया। परफेक्ट है बॉस। तो हियर वी कंप्लीटेड 6 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। अब आते हैं फ्रेंड्स छोटा सा, बहुत ही सिंपल 6th क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई लो कॉस्ट का एडवांटेज क्या है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एडवांटेज क्या है, बहुत अच्छे से सुनना, इस पे केस स्टडी आएगा तो आप भर भर से लिख के आ सकते हैं। सुनिएगा, सुपेरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बॉस सुपेरियर परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आएगा आपका डिफरेंशिएशन एनालिसिस। क्या है बॉस? डिफरेंशिएशन एनालिसिस। दूसरा आपका लो कॉस्ट एडवांटेज। डिफरेंशिएशन एनालिसिस में क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज कॉम्पिटिटर से डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, सुपेरियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन कौन से कैटेगरी में आ सकता है? डिफरेंशिएशन कैन बी अ क्वालिटी, डिफरेंशिएशन कैन बी द प्राइस, डिफरेंशिएशन कैन बी द सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, डिफरेंशिएशन कैन बी एक्स्ट्रा फंक्शंस, डिफरेंशिएशन कैन बी स्पीड ऑफ डिलीवरी। जी हां, इसके बेसिस पे आप आपका प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके डिफरेंशिएशन के कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए। अब बॉस डिफरेंशिएशन का एडवांटेज क्या है? अगर आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से सुपेरियर है, आपको 2 तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। पहला बेनिफिट, अगर आपका प्रोडक्ट सुपेरियर है एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर, यू विल हैव टू चार्ज द हायर प्राइस, और यू कैन चार्ज द हायर प्राइस एंड कस्टमर विल बी रेडी टू पे एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको पता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है और कुछ एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है, देन कस्टमर विल बी रेडी टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। अगर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, तो कॉम्पिटिटर से आपका प्रॉफिट इस सिचुएशन में ज्यादा रहेगा। या फिर दूसरा बेनिफिट भी आप उठा सकते हो, एंड दैट सेकंड बेनिफिट इज दैट बॉस, अगर आपका प्रोडक्ट सुपेरियर है, आपका प्रोडक्ट में डिफरेंस है और फंक्शन फीचर एक्स्ट्रा है, सर्विस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्वालिटी जबरदस्त मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन में अगर आपने कॉम्पिटिटिव का ही प्राइस फॉलो किया, कॉम्पिटिटर्स का प्राइस फॉलो किया, एट पार अगर रखा, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा।
ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसका सेल उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सेल ज्यादा होगा, मार्केट शेयर बढ़ गया, मार्केट शेयर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो डिफरेंस करो प्रोडक्ट में, ठीक है। हमने देखा ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये 4-5 पॉइंट एग्जांपल के साथ मैंने आपको दे दिया कि ये तरीके से आप प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और एक बार आपने प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो ऑब्वियसली ज्यादा प्राइस चार्ज करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न करो, कम प्राइस चार्ज करके ज्यादा मार्केट शेयर आप अचीव कर सकते हो। जबरदस्त तूफान कंसेप्ट है। अब आगे एक और खूंखार कंसेप्ट है कॉस्ट लीडरशिप। बॉस वी हैव सीन दैट वैल्यू चेन एनालिसिस में we are going to identify the value added and non value added activity. We are going to analyze each and every activity and then we'll check which activity are value added, which activities are non value added. Immediately मैंने वहां पे आपको बोला था non value added activity को निकाल दो। क्या? non value added activity को निकाल दो, इससे कॉस्ट बच गया। या फिर value added activity को और अच्छे से परफॉर्म करो, या फिर वैल्यू एडेड एक्टिविटी को और अच्छे से परफॉर्म करो। इससे क्या होगा बॉस, आपका कॉस्ट कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि आपने कॉस्ट बेटर मैनेज किया है। अब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी निकाल दिया, वैल्यू एडेड एक्टिविटी और अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, इफिशिएंटली आपने परफॉर्म किया, आपका कॉस्ट जो है वो कम हो गया। और अगर आपका कॉस्ट कम होता है तो इससे आपको दो बेनिफिट मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट, यू कैन चार्ज द लो प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट एज योर कॉस्ट इज लो एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। और अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटर से कम है तो आपका सेल ज्यादा हो सकता है, आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ सकता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। या फिर अगर आपने कॉम्पिटिटर का प्राइस और आपका प्राइस मैच रखा तो भी आपका ही बेनिफिट है, आपको प्रॉफिट उस सिचुएशन में ज्यादा मिलेगा। तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट वैल्यू चेन एनालिसिस कि भाई उससे क्या बेनिफिट क्या होता है वैल्यू चेन एनालिसिस से, कैसे सुपेरियर परफॉर्मेंस आता है, कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है वैल्यू चेन अप्लाई करके। एक हमने देखा कि भाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रखो, ज्यादा प्राइस पे बेच सकते हो या फिर उतने ही प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी बेच सकते हो। दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल कर दो भाई। अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल कर दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा सर जी, कॉस्ट अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, सेम प्राइस पे बेचा या कम प्राइस पे बेचो मार्केट शेयर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस ऐसे हेल्प करेगा आपको कोर कॉम्पिटेंसी अचीव करने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रोवाइज करने के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। एसेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जी मालिक, क्या बोला है? एसेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे अचीव करना है? एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। देखो आपने को क्या करना है, अब भी हमने एक जबरदस्त कंसेप्ट डिस्कस किया जहां पे हमने ये देखा भाई प्रोडक्ट में डिफरेंस होना चाहिए या कॉस्ट अच्छे से मैनेज होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट में डिफरेंस होना चाहिए, कॉस्ट अच्छे से मैनेज होना चाहिए, वो कैसे करना है एक्चुअल में वो देखना है। सबसे पहला है भाई, कॉस्ट अगर हमें कम करना है तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करो। ध्यान से सुनना, केस स्टडी आएगा तो लिखना पड़ेगा ये आपको, इंटरनल ये कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वर्टिकल लिंकेज एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस खत्म हो रहा है, हार्डली आपका 2 क्वेश्चन बाकी है और केस स्टडी डिस्कस करना है, खत्म हो गया ये टॉपिक आपका। बस इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस में सबसे पहले भाई तुम आइडेंटिफाई करो तेरा एक्टिविटी कौन से है। एक्टिविटी कौन से, यानी जो वैल्यू क्रिएट करते हैं वो कौन से आपके एक्टिविटी, एंड दैट्स इट। यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई करो, वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड इलिमिनेट कर दो, वैल्यू एडेड को और अच्छे से परफॉर्म करो। तो भाई आपका जो वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है वो हमने चेक किया। वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, इन शॉर्ट वहां पे आप लिख सकते हो कि आपकी एक्टिविटी कौन सी है वो आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, यानी ये जो वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी या प्रोसेस है उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऑर्डरिंग का कॉस्ट कितना है, मशीन सेटअप कर रहे हो तो मशीन सेटअप का कॉस्ट कितना है, एक्सेट्रा। तो यहां पे आपको ये चेक करना है कि भाई टोटल कॉस्ट को ये एक्टिविटी के कॉस्ट में हमने आइडेंटिफाई कर दिया। नेक्स्ट हम, इसके बाद अगला पॉइंट है बॉस, हर एक एक्टिविटी का यूनिक कॉस्ट ड्राइवर रहेगा। हर एक एक्टिविटी का यूनिक कॉस्ट ड्राइवर रहेगा। ट्रेडिशनल मेथड में सिंगल कॉस्ट ड्राइवर रहता था, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर रहता था, लेकिन यहां पे बॉस हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर अलग है। याद आ रहा है आज के लेक्चर में मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स बताए, यही स्टेप में डिस्कस कर रहा हूं सर। डिफाइन एक्टिविटी पढ़ो, पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज था, वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस यानी एक्टिविटी। दूसरा, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट कैलकुलेट करो। तीसरा,
हर एक एक्टिविटी का यूनिक कॉस्ट ड्राइवर रहेगा, ठीक है। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आइडेंटिफाई द वर्टिकल लिंक बिटवीन द प्रोसेसेस, आइडेंटिफाई द वर्टिकल लिंक बिटवीन द प्रोसेसेस। अब आप क्या कर रहे हो, एक प्रोसेस को आप सपोज एक प्रोसेस आपको इलिमिनेट करना है, आपको ऐसे लग रहा है कि ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा लग रही लेकिन वैल्यू एडिशन कम हो रहा है, तो आपने सोचा क्यों ना वो प्रोसेस को इलिमिनेट किया जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल इज दैट बॉस आप ऑर्डर करते वक्त ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करते थे, ठीक है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट आता था, फिर आप ऑर्डर प्लेस करते थे, फिर आता था, फिर स्टोर होता था, बिन कार्ड में प्राइस स्टोर, लेजर कार्ड में एंट्री होता था, फिर मटेरियल रिक्विजिशन जैसे आता था, मटेरियल आप पास ऑन करते थे। तो आपने सोचा अरे ये स्टोरेज है, स्टोरेज में मटेरियल का कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, कैरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, ऑब्सोलेंसेस हो रहा है, सब कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है, तो क्यों ना हम लोग जेआईटी फॉलो करें, जस्ट इन टाइम फॉलो करें। तो ये स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट ही कैंसिल हो गई, तो मटेरियल आएगा डायरेक्टली प्रोडक्शन फ्लोर पे और वहां पे यूज होएगा। तो आपने सोचा अरे वाह, ये एक एक्टिविटी था जो स्टोरेज का, वो एक्टिविटी हमने डायरेक्टली इलिमिनेट कर दिया, कितना पैसा बच गया। लेकिन फ्रेंड्स, व्हेन you take such a decision to eliminate some activity, you'll have to take into consideration vertical linkage of one activity with the another activity. चलो आपने तो ऑर्डर अभी जेआईटी पे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपके पास भाई ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है सफिशिएंट, क्योंकि बार बार ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। सेकेंड, आपका वो जो सप्लायर है वो सप्लायर के टाइम पे ऑर्डर देगा, क्योंकि अभी जेआईटी आप रुक नहीं सकते हैं। व्हेन यू वांट टू प्रोड्यूस यू नीड मटेरियल, तो एग्जैक्टली टाइम पे उसने मटेरियल देना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर सामने वाले ने टाइम पे डिलीवरी नहीं दिया तो आपका प्रोडक्शन का एक्टिविटी अफेक्ट होगा, कस्टमर का रिलेशनशिप का एक्टिविटी आपका अफेक्ट होगा। तो एक एक्टिविटी, एक कॉस्ट कम करने के इसमें आपने दूसरे एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करना है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू चेक द लिंकेज ऑफ वन प्रोसेस विद अनदर प्रोसेस बिफोर यू टेक एनी डिसीजन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी एंड सो ऑन, ठीक है। एक एग्जांपल इन्होंने और एक दिया आपके स्टडी मटेरियल में, एग्जांपल है ना, एग्जांपल इज दैट कि भाई आपने ऑटोमेशन लेके आ गए, मैन्युफैक्चर करते वक्त आपने ऑटोमेशन लेके आ गए, ठीक है, मशीनरी वगैरह आपने इंस्टॉल कर दिया, तो आपने मैन पावर का खर्चा कम कर दिया, आपने लेबर का खर्चा कम कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बढ़ गई, मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द लिंकेज ऑफ वन एक्टिविटी विद अनदर एक्टिविटी, आइसोलेशन में नहीं चलेगा, एक चेक करो दूसरे एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट इज दैट इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटी जहां पे आप कॉस्ट कम कर सकते हो, इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटी जहां पे आप आपकी जी कॉस्ट है वो कॉस्ट कम कर सकते हो। लो कॉस्ट एडवांटेज क्या है, बस ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक डिपार्टमेंट को बोलते थे भाई 15% कॉस्ट रिडक्शन करो, टारगेट है अपना 15% कॉस्ट रिडक्शन करो, परचेज करते हो कॉस्ट रिडक्शन करो, मैन्युफैक्चर करते हो कॉस्ट रिडक्शन करो, सेल करते हो कॉस्ट रिडक्शन करो। भाई इसका निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, इसका निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। सपोज आपने एवरी फ्रंट पे 15% रिडक्शन कर दिया कॉस्ट में, सपोज मार्केटिंग मैनेजर था, मार्केटिंग मैनेजर को बोला भाई 15% तू मार्केटिंग कम कर, तो वो मार्केटिंग कम करेगा तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट आपके सेल पे हो सकता है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा कि ये कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा। यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इलिमिनेट करो, लेकिन इलिमिनेट करते वक्त ये चेक करो कोई दूसरा एक्टिविटी तो इंपैक्ट नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स, या फिर आपकी जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसको और अच्छी तरीके से परफॉर्म करो। नॉन वैल्यू एडेड का कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन मे बी वैल्यू एडेड एक्टिविटी में सेम कॉस्ट लगेगा या फिर थोड़ा ज्यादा कॉस्ट भी आप कर सकते हो। तो यू हैव टू इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटी जहां पे आप कॉस्ट कम कर सकते हो। बस 5 पॉइंट, मुझे वो कॉस्ट कम करना है, ठीक है। मुझे अगर कॉस्ट कम करना है तो मुझे कॉस्ट तो इंटरनल लगता है, तो इंटरनली मैंने क्या चेक किया भाई, 5 पॉइंट है इंटरनली, मेरी वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है, यानी मेरे एक्टिविटीज कौन से। नेक्स्ट वन, एक्टिविटी का कॉस्ट क्या क्या है, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट, यानी जो ओवरहेड का कॉस्ट है वो एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट किया। तीसरा पॉइंट, हर एक एक्टिविटी का यूनिक कॉस्ट ड्राइवर रहेगा, सिर्फ वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर नहीं, दूसरे कॉस्ट ड्राइवर भी है। फोर्थ पॉइंट, हर एक एक्टिविटी का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहेगा। तो ऐसा ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि एक एक्टिविटी आपने इलिमिनेट कर दिया तो उसका इंपैक्ट दूसरे एक्टिविटी पे हो गया, एक जगह का कॉस्ट कम हो गया दूसरी जगह पे कॉस्ट बढ़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई यू हैव टू चेक द लिंकेज ऑफ एक्टिविटी विद अनदर एक्टिविटी। एंड लास्ट पॉइंट, भाई एक बार आपने ये पूरा ऑब्जर्वेशन कर दिया तो सोचो हम कहां पे कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो वैल्यू एडेड रहने दो, नॉन वैल्यू एडेड कम कर दो, ये आपका मेन फोकस रहेगा जिससे आपका कॉस्ट कम हो सकता है। जबरदस्त समझ में आया। चलिए कॉस्ट कम कर दिया, अब आगे देखते हैं सर जी नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएशन एनालिसिस। जी हां सर,
जी हाँ सर, क्या है? इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। ठीक है, डिफरेंशिएशन एनालिसिस अब भी डिस्कस किया बॉस। आपका प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट सुपेरियर होना चाहिए। तो वो कैसे लेके आए? तो सबसे पहले भाई एनालाइज करो तुम्हारी वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, कस्टमर को कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर करते हो कितनी वैल्यू आ रही है, सेल करते हो कितनी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, यानी फास्ट डिलीवरी कर रहे हो तो कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है एक्सेट्रा। तो आइडेंटिफाई करो कि आपकी वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, यानी प्रेजेंट सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, इवेल्युएट द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी टू एनहांस द कस्टमर का वैल्यू। आप डिफरेंशिएशन की कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे? सर मैंने आपको बोला ना, डिफरेंशिएशन की कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है। फीचर हो सकता है, आप अच्छे से मार्केटिंग कर पा रहे हो, आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, आप कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज के बेस्ट क्वालिटी करके फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हो, विदाउट एनी डिफेक्ट दे रहे हो, सिक्स सिग्मा वगैरह आपने अप्लाई किया है। तो ये हो गए आपके वेरियस स्ट्रैटेजीज जिससे आप प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट, क्या सारे की सारे स्ट्रैटेजी एक साथ अप्लाई कर सकते? क्या सारे की सारे स्ट्रैटेजी एक साथ अप्लाई कर सकते हो? मैं स्पीडी डिलीवरी भी दूंगा, मैं कम से कम प्राइस में भी दूंगा, मैं कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज भी दूंगा, मैं अच्छे से मार्केटिंग करूंगा, ब्रांड, सब कुछ एक साथ नहीं पॉसिबल है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बॉस तीसरा पॉइंट आपको बोलता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको बोलता है भाई डिटरमाइन बेस्ट सस्टेनेबल, क्या बोला? डिटरमाइन बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, जो लॉन्ग टर्म में आप अप्लाई कर सकते हो, वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। आपको लगता है रॉ मटेरियल क्वालिटी यूज आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो, भाई वो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। एंड लास्ट पॉइंट, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। ध्यान में रखना, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस में पूरे इंडस्ट्री का वैल्यू चेन एनालिसिस होगा। वर्टिकल लिंकेज में पूरे इंडस्ट्री का वैल्यू चेन एनालिसिस होगा। अब पूरे इंडस्ट्री में कौन कौन आता है? भाई आप आते हो, आपकी कंपनी आती है, आपके कॉम्पिटिटर आते हैं, आपका सप्लायर आता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आता है और आपका बायर आता है। तो ये सब कौन है आपके? तो ये इंडस्ट्री पूरा हो गया। तो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस आपको करना है। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस में अब तक हमने क्या देखा भाई, इसके पहले कि भाई हम हमारी इंटरनल कॉस्ट चेक करें, हम प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन चेक करो, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना कि इंडस्ट्री का वैल्यू चेन क्या है। तो यहां पे यू आर गोइंग टू एनालाइज द वैल्यू चेन ऑफ द कस्टमर, यू आर गोइंग टू एनालाइज द वैल्यू चेन ऑफ योर सप्लायर, यू आर गोइंग टू चेक द वैल्यू चेन ऑफ योर कॉम्पिटिटर, यू आर गोइंग टू चेक द वैल्यू चेन ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एक्सेट्रा। तो एक दूसरे के साथ आपको लिंकेज जो है वो चेक करना है। तोड़ मालिक। सो हियर वी कंप्लीटेड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट पॉइंट है सर। जैसे मैंने आपको बोला था कि वैल्यू चेन एनालिसिस जो हमने सीखा था वो मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अब सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। जी हाँ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह चेक करना है। तो इसको नाम अलग दिया है, वैल्यू शॉप मॉडल। इसको नाम क्या दिया? वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन। वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन, वो वैल्यू चेन एनालिसिस मैन्युफैक्चर के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस वैल्यू चेन या वैल्यू शॉप मॉडल, ये वर्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या सर? इट इज एप्लीकेबल टू द सर्विस प्रोवाइडर। सर इतने ही पॉइंट है जो आपके स्टडी मटेरियल में दिए, तो ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं। इट इज एप्लीकेबल टू सर्विस प्रोवाइडर। सेकेंड, it is applicable to the service provider. Second point is that it is designated or it is designed to solve the problem of the organization. कुछ तो प्रॉब्लम आया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वैल्यू शॉप मॉडल अप्लाई होगा। तो एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको लिख के आना है, वैल्यू शॉप मॉडल डज नॉट क्रिएट एनी वैल्यू बट इट जस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये खुद होके कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू, नॉट एडिंग एनी वैल्यू, बस आपको कुछ प्रॉब्लम आया था, आपके कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आया था, वो प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन लेके आ रहा है। ठीक है, बस इतना आपका पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद बैंकिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिटवीन
value chain analysis and value shop model is that support activity are word to word same. सपोर्ट एक्टिविटी याद है ना, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी. 5 प्राइमरी एक्टिविटी था, 4 सपोर्ट एक्टिविटी था. सपोर्ट एक्टिविटी में क्या था, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर था, एचआर मैनेजमेंट था, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था, और उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोक्यूरमेंट, वो तो मैं भूल ही गया. यस, प्रोक्यूरमेंट था आपका लास्ट पॉइंट. ठीक है, तो ये सपोर्ट एक्टिविटी है. तो वैल्यू शॉप मॉडल और वैल्यू चेन एनालिसिस में सपोर्ट एक्टिविटी एज इट इज है, लेकिन जो प्राइमरी एक्टिविटी है वहां पे अलग है और यहां पे अलग है. बस यहां पे पूरा प्राइमरी एक्टिविटी एकदम डिफरेंस है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वैल्यू शॉप मॉडल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है आपकी. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है वो चेक करते हैं. जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी. जी, ओके. सबसे पहले क्या किया बॉस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी इसका रूल एप्लीकेबल है, या फिर आगे भी हम लोग प्रोसेस इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग में भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है. और ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है सर आपका 6 सिग्मा में, डीएमए, डीवीडीएमए, आईसी एक्सेट्रा, वो अगर आपको याद आ रहा है तो उसमें भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है. ध्यान से सुनना क्या था पॉइंट इधर. सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया. प्रॉब्लम किसको हो सकता है, इंटरनल कस्टमर यानी आपके जो वर्कर से मैनेजर है उनको प्रॉब्लम हो सकता है. एक्सटर्नल कस्टमर जो आपसे गुड्स या सर्विसेज लेते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है. तो आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम. सेकंड, वो प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश कीजिएगा, सेकंड स्टेप. इसके बाद अगर काफी सारे सोल्यूशन है तो सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन. ठीक है ना, तो चूज अमॉन्ग द बेस्ट सोल्यूशन. चूज द बेस्ट सोल्यूशन अमॉन्ग द वेरियस सोल्यूशन. ये 3 स्टेप आपके हो गए. पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम एनालाइज किया, सॉल्व करने की कोशिश की, सोल्यूशन 2-3 या फिर n नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं, इसमें से बेस्ट सोल्यूशन हमने सिलेक्ट किया. सोल्यूशन सिलेक्ट करने के बाद वो सोल्यूशन आप एग्जीक्यूट करो. एग्जीक्यूशन ऑफ द सोल्यूशन यानी आपको जिस सिस्टम में, प्रोसेस में प्रॉब्लम था वहां पे आपने वो सोल्यूशन अप्लाई किया. एंड लास्ट पॉइंट था आपका सिर्फ सोल्यूशन अप्लाई करके फायदा नहीं, इवेल्युएट करो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, और क्या लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है. तो लॉन्ग टर्म में इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए. तो कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन ये लास्ट पॉइंट है. तो वैल्यू शॉप मॉडल इज एब्सोल्युटली सेम लाइक वैल्यू चेन एनालिसिस. ठीक है, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी डिफरेंस है. तो वैल्यू शॉप मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर द सर्विस प्रोवाइडर. फिर उसके एग्जांपल्स आपको लिखना है कौन से, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, बैंकिंग कंपनी एक्सेट्रा. इसके बाद आपको लिखना है बॉस की वैल्यू शॉप मॉडल डज नॉट क्रिएट एनी वैल्यू, डज नॉट ऐड एनी वैल्यू. वैल्यू शॉप मॉडल जस्ट solve the problem. Here also activities are divided into 2 parts. One is the primary activity, another one is the support activity. Primary activity क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, सिलेक्शन किया सोल्यूशन का, सोल्यूशन अप्लाई किया, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द सोल्यूशन, और इवैल्यूएशन किया, सोल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ. नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट एक्टिविटी है वो 4 सपोर्ट एक्टिविटी कॉमन था वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू शॉप मॉडल में. कौन सा था, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, R&D था, इसके बाद था आपका प्रोक्यूरमेंट सबसे पहले था, उसके बाद टेक्निकल HR डिपार्टमेंट था, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये आपके सपोर्ट एक्टिविटी था. ठीक है, so here we completed friends all 8 theoretical question of this topic. ये टॉपिक में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था. In the next lecture I am going to revise the topic number 2 जहां पे theory भी है और practical भी है. ठीक है, so thank you very much friends. See you in the next lecture topic number 2. Thank you.